ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसकी पूरी फैमिली का मर्डर हो गया कुछ माफिया की लड़ाई में। और अब ये आदमी कैसे अपनी फैमिली के मर्डर का बदला लेगा, यही हम इस एनिमे में जानेंगे, जो कि एक बहुत ज्यादा कमाल का एनिमे है। कहानी की शुरुआत में हमें एंजेलो और उसके छोटे भाई लूस को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने फादर का इंतजार करते हुए एक अलमारी में छिपे हुए थे, जिससे जब उनके फादर आए तो वह उन्हें सरप्राइज कर सके। कुछ ही देर में उनके फादर घर पर पहुंचते हैं और उनकी मदर गेट खोलती है। अभी एंजेलो के फादर जैसे ही अंदर होते हैं तभी फिर से गेट लॉक हुआ, और जो भी पर्सन था वो उन्हीं का नाम लेते हुए कह रहा था कि जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। यहाँ पर एंजेलो के फादर ने दरवाजा खोला और हमें उस पर्सन की आइडेंटिटी का पता चला। ये असल में वन सेट वेनिटी है, जो कि एक माफिया फैमिली मतलब कि वेनिटी फैमिली का मैन बॉस है। अभी ये अपने साथ दो दूसरे आदमियों को भी लेकर आया था और खबर देने आया था कि डॉन अब नहीं रहे। ये सुनने के बाद एंजेलो के फादर, जिनका नाम टेस्टा है, वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो तुरंत ही अपने एक टेबल के पास पहुंचकर उससे एक छोटा सा चाकू निकालते हुए अपने हाथ में छुपा लेते हैं, क्योंकि वह समझ चुके थे कि वेनिटी यहां पर क्यों आया है। असल में एंजेलो के फादर उस डॉन के हिसाब किताब का ख्याल रखते थे, और वह सारी जानकारी साथ ही एक खास किताब एंजेलो के फादर के ही पास थी, और विंसेंट उसे ही लेने आया था। अभी एंजेलो के फादर विंसेंट से पूछते हैं कि क्या यह काम ऑर्को फैमिली का है, जिस पर विंसेंट कहता है कि नहीं। इतना कहते हुए उसने तुरंत ही टेस्टा की तरफ अपनी गन पॉइंट कर दी थी, और ऐसा करते हुए वह कहता है कि यह काम मेरा है, मैंने ही डॉन को मारा है और अब मैं तुम्हें भी खत्म करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले वो किताब मेरे हवाले कर दो, जिसमें डॉन के सारे पैसों की खबर है। अपने फादर को इस तरह की कंडीशन में देखकर वहां एंजेलो और उसका छोटा भाई लूस दोनों ही घबरा चुके थे। लूस तो अलमारी से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एंजेलो ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि अगर वह बाहर निकले तो प्रॉब्लम बढ़ सकती थी। अभी वहां सामने जैसे ही टेस्टा ने देखा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने तुरंत ही अपने पास से वह चाकू निकालकर हमला कर दिया। लेकिन विंसेंट और उसके आदमियों ने तुरंत ही गोली चलाकर टेस्टा को वहीं मार डाला। अभी अपने फादर की डेथ होते देखकर लूस से रहा नहीं गया, और वह अलमारी से निकलते हुए तुरंत अपने फादर की तरफ भागा। उसे देखकर विंसेंट ने यहां उसकी तरफ भी गन पॉइंट कर दी, जो देखकर लूस की मदद कहने लगी कि ये तो बच्चा है, तुम इसे क्यों मार रहे हो, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पर लूस कहने लगा कि नहीं, अभी ये बच्चा है, लेकिन फ्यूचर में ये मुझसे बदला लेने जरूर आएगा, इसीलिए मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर विंसेंट ने लूस और उसकी मदर दोनों को ही गोली मार दी। अभी वो अपने एक आदमी से भी कहता है कि तुम जाकर देखो कि घर में और तो कोई नहीं है। वहां उसका आदमी, जो कि असल में उसका बड़ा बेटा नीरो है, वो आगे बढ़कर अभी उस अलमारी की तरफ जा ही रहा था जिसमें एंजेलो छुपा हुआ था। लेकिन जब वो उस अलमारी को खोलता है तब तक एंजेलो वहां से जा चुका था, वो दूसरी जगह छुप गया होता है। एंजेलो अभी शांति से पहले सिचुएशन देखता है, और जब उन लोगों का ध्यान किसी दूसरी जगह पे था तब वो वहां से भागने की कोशिश करता है। हालांकि नीरो ने उसे देख लिया था, इस वजह से नीरो तुरंत ही गोली चलाता है, पर एंजेलो उस गोली से बच गया था और सही समय पर वहां से निकल जाता है। अभी एंजेलो अपने एक बेस्ट फ्रेंड कॉर्टियो के घर पर पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। कॉर्टियो एक समझदार लड़का था, इसीलिए वो एंजेलो को सलाह देता है कि आज रात वो उसी के घर पर रुके, क्योंकि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। अभी उस रात के लिए एंजेलो वहीं पर रुक गया, लेकिन सुबह कॉर्टियो के जागने से पहले ही वह उठकर वापस अपने घर लौट गया, जहां उसने देखा कि उसका पूरा घर जल चुका है और वहां पर भीड़ लगी हुई थी, और सभी को यही लग रहा था कि एंजेलो की जो फैमिली थी वह आग लगने के चलते मारी गई। किसी को भी सच का पता नहीं था, और हकीकत सिर्फ एंजेलो ही जानता था, और इसी वजह से वह बदला लेना चाहता है। लेकिन अब भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं है और उसे सरवाइव भी करना है। इसीलिए उसने डिसीजन लिया कि पहले उसे खुद को थोड़ा ताकतवर बनाना होगा। उसने वो सिटी छोड़ दी और अपना नाम बदल दिया। अब एंजेलो ब्रूनो बन चुका था, जो कि दूसरी सिटी में पार्ट टाइम जॉब करके किसी तरह से अपना गुजारा कर रहा था। उसने वहीं पर एक पुराना सा अपार्टमेंट रेंट पर ले रखा है, जो कि ज्यादा अच्छी कंडीशन पर नहीं है, लेकिन रहने के लिए ठीक ठाक थी। एंजेलो अभी जब काम से घर वापस लौट रहा था तभी उसकी एक पड़ोसी उसे एक लेटर देती है, जो कि किसी एंजेलो नाम के लड़के के लिए थी, जबकि एंजेलो का भी असल में नाम ब्रूनो पड़ चुका है और वह सभी लोग उसे ब्रूनो के नाम से जानते हैं। पर उस लेटर में सेम वही लोकेशन लिखी हुई थी जहां एंजेलो रहता है। इसी वजह से उन्होंने वो लेटर एंजेलो को दे दिया। वो उस लेटर को लेकर अपने कमरे में आता है, जहां पर जब वो उसे ओपन करता है तो उसमें उसे एक फोटोग्राफ दिखती है। वो पहचान जाता है कि वेनिटी फैमिली का ही एक मेंबर है। उसमें एक मैसेज भी था जिसे सिर्फ एंजेलो ने पढ़ा,
वो मैसेज अभी यहाँ पर हमें बताया नहीं गया क्योंकि यहाँ से सीन सीधा चेंज हो चुका था। अभी टोटल 7 साल बीत चुके हैं और सीन चेंज होकर कॉर्टियो पर आता है, जो कि एंजेलो का वही दोस्त है जिसने एंजेलो की मदद की थी। अभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि कॉर्टियो एक मूनसाइन मेंबर बन चुका है। मूनसाइन असल में वाइन होती है जो कि माफिया फैमिली एक्सपोर्ट करती है। मतलब ये असल में उनका इलीगल बिजनेस है, जो कि वैसे तो कॉर्टियो को बनाना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वह बना रहा क्योंकि उसके पास पैसे की कमी थी। अभी कॉर्टियो का एक दूसरा दोस्त सेराटो कॉर्टियो से मिलने आया था। वो कह रहा था कि तुम्हारी बनाई हुई मूनसाइन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, तुम आखिर इसे ऑर्को फैमिली को सेल क्यों नहीं करते? जिस पर कॉर्टियो कहता है कि नहीं, वह माफिया फैमिली से नफरत करता है, इस वजह से वह उनके साथ बिजनेस नहीं करता और उसे इन सब में नहीं पड़ना। जो सुनकर सेराटो कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे इसी बीच वह किसी फेंको नाम के आदमी के बारे में बताता है जिसने अभी अभी हाल में ही ऑर्को फैमिली को ज्वाइन किया था। साथ ही सेराटो यहाँ पर अपने बड़े भाई बोटी के बारे में भी बताता है। बोटी भी असल में ऑर्को फैमिली का ही एक मेंबर बन चुका है। अभी जब वह ये सब बता रहा होता है तो इतने में ही उनका घर का दरवाजा नॉक हुआ और जब दरवाजा खोला तो वहां सामने बोटी खड़ा हुआ था, जो कि अभी सेराटो से पूछ रहा था कि क्या तुमने डील फाइनल की। असल में सेराटो यहाँ पर बोटी के कहने पर ही आया था क्योंकि वह चाहता है कि कॉर्टियो अपने मूनसाइन ऑर्को फैमिली को सेल करे, लेकिन कॉर्टियो इस चीज के लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से सेराटो को यहाँ पर भेजा क्योंकि सेराटो कॉर्टियो का दोस्त है और उसे इजीली समझा सकता है। हालांकि सेराटो बताता है कि नहीं, कॉर्टियो अभी भी नहीं माना। जो सुनते ही बोटी ने तुरंत ही अपना सर अपने ही छोटे भाई के चेहरे पर दे मारा, यहाँ कॉर्टियो को डराने के लिए। बाद में आगे बढ़कर कॉर्टियो से कहता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम एक माफिया को मून साइन बेच रहे हो, इससे तुम भी खूब कमाओगे और हम भी खूब कमाएंगे। पर कॉर्टियो को अभी यह चीज मंजूर नहीं थी। जब बोटी देखता है कि कॉर्टियो नहीं मानने वाला तो गुस्से में वह अपने बेड से कॉर्टियो के इक्विपमेंट्स को तोड़ने लग जाता है, जिससे कि कॉर्टियो मून साइन को बना ही ना पाए। हालांकि जब वह ऐसा कर रहा था तभी एंजेलो की वहां पर एंट्री होती है, जो कि पीछे से हमला करके बोटी को वहीं पर बेहोश कर देता है। बाद में बोटी का छोटा भाई सिराटो उसे अपने साथ ले गया था। अभी एंजेलो अपने दोस्त से 7 साल बाद मिला था और वह उस दिन के लिए शुक्रिया कहता है और फिर उसकी मदर के बारे में पूछता है। कॉर्टियो बताता है कि वह कुछ समय पहले ही चल बसी। ये सुनकर एंजेलो कहने लगा था कि फिर तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। एंजेलो अभी कॉर्टियो को वही सेम ऑफर देने के लिए आया था, मतलब मून साइन बेचने का ऑफर, वो भी माफिया फैमिलीज को। कॉर्टियो पहले इस चीज के लिए मना कर रहा था, लेकिन एंजेलो ने थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहा कि हम दोनों भाई की तरह हैं, हम इस बिजनेस को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। यह सब सुनने के बाद कॉर्टियो ने भी हाँ कर दी थी। हालांकि ऐसे ही किसी भी माफिया के पास जाकर ये कह नहीं सकते थे कि हमारी वाइन खरीद लो, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं, ये बस एक बेवकूफी होगी। इसी वजह से इन्होंने पहले डिसाइड किया कि इन्हें अपनी वाइन की एक इमेज तैयार करनी होगी, जिससे वो वाइन खुद ब खुद किसी बड़ी माफिया फैमिली तक पहुंचे। इसी चीज के चलते ये लोग एक चर्च में पहुंचते हैं। ये चर्च एक ऐसी जगह है जहां सीक्रेटली वाइन्स के बड़े बड़े वायरर्स आते हैं, क्योंकि पुलिस को कभी भी शक नहीं होगा कि इस तरह का इलीगल काम एक चर्च में किया जा रहा है। वहां आकर अभी हमारी मुलाकात सबसे पहले ग्रैंड चियो नाम के एक वायर से होती है, जो कि वहां का मेन काम संभालता था। ये थोड़ा एटीट्यूड वाला था, जो किसी से भी अच्छे मुंह से बात तक नहीं करता था। वहीं एक दूसरा आदमी बैठा हुआ था जो कि थोड़ा अजीब था, पर वह भी एक बायर ही है। वो बस शांत बैठा था और अब भी किसी की वाइन चेक नहीं कर रहा, वो बस सब पर नजर रख रहा होता है। वैसे तभी ये सीन चेंज होकर उस चर्च के बाहर एक कार पर आता है। वहां उस कार में एक पर्सन था जिसका नाम टाइगर है, जो कि अभी वाइन पी रहा होता है। इतने में ही दो दूसरे लोग भी वहां पर आते हैं, जिनमें से एक उससे पूछता है कि क्या तुमने यहां से किसी को भागते हुए देखा है? असल में एक बंदा हमारी वाइन चुराकर भागा है। वहां टाइगर बताता है कि नहीं, उसने किसी को भी भागते हुए नहीं देखा। हालांकि बाहर खड़ा वो आदमी टाइगर से पूछने लगता है कि तुम्हें ये वाइन कहां से मिली। टाइगर बताता है कि उसके पास ऐसी बहुत वाइन रखी है, और ऐसा कहकर वो पीछे की तरफ इशारा करता है। वहीं कार की पीछे वाली सीट पर बहुत सारी बॉटल्स रखी हुई थी, जो देखते ही उस बाहर खड़े आदमी ने अपने साथी से टाइगर पर हमला करने को कह दिया। जिसके बाद यहां से सीन चेंज होकर वापस से उस चर्च के अंदर आया, जहां एंजिलो और कॉर्टियो पहुंच चुके थे। एंजिलो अभी तुरंत ही उस ग्रेंचिचियो नाम के बायर के पास आता है और उसके ग्लास में अपनी वाइन करता है। अभी ग्रेचियो ने बिना उस वाइन को टेस्ट किए ही फेंक दिया था, जो चीज एंजिलो को बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। वो चुपचाप फिर से उसके ग्लास में वाइन भर देता है। हालांकि ग्रेंचियो को यह उसकी डिसरिस्पेक्ट लगती है, क्योंकि उसने पहले ही अपना मन बना लिया था।
वह 2 बच्चों से वाइन नहीं खरीद सकता। साथ ही अभी उसका ईगो हर्ट हो चुका था। जिस चीज के चलते वह तुरंत ही एंजेलो पर हमला कर देता है, वो उसे पंच करने की कोशिश कर रहा था। पर अचानक ही पीछे बैठे उस दाढ़ी वाले आदमी ने ग्रेंचियो का हाथ पकड़ लिया और बाद में उसे रोककर एंजेलो की वो वाइन टेस्ट की। उस आदमी को वो वाइन बहुत पसंद आई। उसे एंजेलो से वो वाइन खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिसके बाद यह डील यहां पर फाइनल होने ही वाली थी। पर इतने में वहां उस चर्च के गेट पर खड़ा एक आदमी जमीन पर गिर पड़ता है, क्योंकि उसे किसी ने गोली मारी थी। वहीं दूसरा गार्ड भी खड़ा हुआ था जिसके पास गन थी। वह तुरंत ही बाहर की तरफ देखता है। बाहर जो भी आदमी था उस गार्ड ने उस पर अपनी गन तान दी। पर इतने में ही उस बाहर खड़े आदमी के दूसरे साथी ने उस गार्ड की गर्दन पर चाकू रखा और उसे दूर हटा दिया। बाहर जो आदमी खड़ा हुआ था इसका नाम फेंको है। ये वही पर्सन है जिसने अभी अभी ऑर्को फैमिली के साथ हाथ मिलाया था और उनके साथ जॉय हुआ है। यह यहाँ पर नैरो वैनिटी को ढूंढने के लिए आया था, क्योंकि ऑर्को फैमिली और वैनिटी फैमिली बहुत पुराने दुश्मन हैं और ये 2 अलग अलग माफिया फैमिली हैं। इस फेंगो को पता चला है कि नेरो आज यहाँ इस चर्च में आने वाला है, इसी वजह से ये यहाँ पर आया था। अभी चर्च के बीचों बीच आकर ये पूछता है कि नीरो कहाँ पर है। वो कहता है कि मुझे नैरो वेनिटी का पता बता दो, मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। हालांकि अभी कोई अपना मुंह खोल नहीं रहा था, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि नैरो वेनिटी कैसा दिखता है। अभी जब कोई भी कुछ कहता नहीं तो फेंको खुद से ही किसी को भी चुन लेता है। उसकी नजर अभी कॉर्टियो पर पड़ी, इसीलिए उसने उसे ही अपना टारगेट बना लिया। वो कॉर्टियो से कहने लगा कि तुम ही नैरो वेनिटी हो, पर कॉर्टियो कहता है कि नहीं, मैं नैरो नहीं हूं, मैं तो यहां बस अपनी वाइन सेल करने के लिए आया हूं। अभी अपने दोस्त को प्रॉब्लम में देखकर एंजेलो ने तुरंत ही पास खड़ा हुआ एक छोटा सा चाकू अपने हाथ में छुपाया और तुरंत ही आगे आ गया। वो फेंको से कहता है कि मैं हूं नीरो, बोलो तुम्हें मुझसे क्या काम है। अभी फेंको को नीरो मिल चुका था, इस वजह से उसने तुरंत ही एंजेलो के हाथ पीछे करवाए और तुरंत उसके चेहरे पर अपनी गन तान दी। वो यहां नीरो को जान से मारने के लिए आया था, पर इतने में ही एंजेलो ने अपने उस छोटे से चाकू से हमला कर दिया। सबसे पहले उसने उसकी गन साइड की और बाद में उस चाकू को फेंको की गर्दन पर रखा। अभी फेंको यहां खुद टारगेट बन चुका था, पर इतने में ही एंजेलो की नजर वहां फेंको की उस दोस्त पर पड़ती है जो कि ऑलरेडी कॉर्टियो को पकड़ चुका है। फेंको कहता है कि तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में है, इसलिए मुझे छोड़ दो वरना वह मारा जाएगा और मुझे उसकी जान लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी जब वह ऐसा कह रहा था तभी उस दूसरे दाढ़ी वाले आदमी ने हमला किया और कॉर्टियो को उसके दूसरे आदमी से छुड़ा लिया। पर तब तक फेंको भी यहां किसी तरह से एंजेलो की पकड़ से छूट चुका था। फेंको के हाथ में बंदूक थी जिससे उसने लगातार फायरिंग शुरू कर दी, जो देखते हुए बाकी सभी एक सेल्फ के पीछे जाकर छुप गए। अभी उन्हें किसी भी तरह से इस चर्च से बाहर निकलना था, जो कि इतना आसान नहीं था क्योंकि फेंको बिना रुके फायरिंग करते जा रहा था। तभी कॉर्टियो कहने लगता है कि उसकी वाइन के अंदर एक बहुत ही फ्लेमेबल एलिमेंट है, जो कि अगर फायर के कांटेक्ट में आया तो बहुत ही तेज ब्लास्ट करेगा और आग लग जाएगी। अब ये चीज सुनते ही उन लोगों ने वो वाइन्स की बोतल तुरंत ही फेंको की तरफ फेंकनी शुरू कर दी और जैसे ही फिर से फायरिंग हुई तो उस एलिमेंट से जाकर चिंगारी टकराई और फेंको की बॉडी में आग लग गई। इससे इन चारों को मौका मिल चुका था वहां से निकलने का। चार असल में इसीलिए क्योंकि एंजेलो कॉर्टियो और वो दाढ़ी वाला आदमी भी उनके साथ था। साथ ही उस दाढ़ी वाले आदमी के साथ भी एक वाइट शूट वाला आदमी था, जो कि शायद उस आदमी का बॉडीगार्ड है। हालांकि उसके बारे में शायद हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए ये चारों तुरंत ही निकलकर उसी कार के पास आते हैं जहां फेंको और उसके दूसरे आदमी ने उस टाइगर नाम के आदमी को पीटा था। जैसे ही यह लोग यहां पर आए तो इन्होंने गेट खोला और गेट खोलते ही अंदर बैठे उस दूसरे आदमी ने उस दाढ़ी वाले आदमी पर हमला कर दिया। हालांकि वह किसी तरह से पीछे हटकर बच गया था, जिसके बाद वह व्हाइट सूट वाले आदमी ने हमला करके दूसरे आदमी को वहीं पर गिरा दिया और यह लोग उसी कार को लेकर वहां से भाग गए। अभी भागते हुए व्हाइट सूट वाला आदमी अपने चेहरे पर से अपनी नकली मूंछ हटाता है। साथ ही दाढ़ी वाले आदमी ने भी अपनी विग हटा दी थी। वैसे वह एंजेलो और कॉर्टियो से कह रहा था कि तुम अभी जो कुछ भी हुआ उसकी टेंशन मत लेना, तुम्हारी मून साइन सच में बहुत कमाल की है, हम उसे जरूर खरीदेंगे। वैसे तभी एंजेलो पूछने लगता है कि आप लोग को क्या लगता है, क्या वो नीरो सच में वहां चर्च में मौजूद था? जिस पर ब्राउन दाढ़ी वाला आदमी बताता है कि वही असल में नीरो वैनिटी है। वैसे इसके बाद ये सीन सीधा रात पर शिफ्ट हो चुका था। अभी इस बीच इन लोगों ने एंजेलो और कॉर्टियो को उनके लोकेशन पर उतार दिया। साथ ही नीरो भी कार से उतर चुका था। टाइगर को भी उन्होंने अलग भेज दिया क्योंकि उसे बहुत चोटें आई थी, इसीलिए उसे रेस्ट करने की जरूरत है। अभी कार में सिर्फ वो व्हाइट शूट वाला आदमी जिसका नाम वनो है। असल में
वो नीरो का एक बहुत अच्छा दोस्त है। और दूसरा आदमी जिसका नाम ट्रोंको है, जो कि एक ड्राइवर है और साथ ही वैनिटी फैमिली का बहुत ही भरोसेमंद आदमी है। और कार में बहुत सारी पीछे वाइन रखी हुई थी जिसे ये लोग साथ ले जा रहे थे। अभी जंगल के रास्ते से गुजरते वक्त इन्हें पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वैनो कहने लगता है कि हमें थोड़ा संभल कर जाना होगा। तो ड्रंको कहता है कि प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, अगर पुलिस वाले हमें रोकते हैं तो हम उन्हें गश्त दे देंगे। पर वैनो कहता है कि नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पुलिस में जो नई इंस्पेक्टर आई है उसे ऑलरेडी ऑर्को फैमिली बहुत पैसा दे चुकी है। इसीलिए अगर उन लोगों ने हमें पकड़ा तो हमें कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च करने होंगे, जो कि सही नहीं है। इसीलिए हमें सेफ्टी के साथ यहां से निकलना होगा। इतने में ही एक पुलिस की कार फिर से उनके पास से गुजरी, जिसकी आवाज सुनते ही इन्होंने अपनी कार तुरंत ही रोकी और झाड़ियों के बीच में छुपा दी। साथ ही यह दोनों भी पेड़ के पीछे छुप गए। दोनों ही अभी अलग अलग थे। इस वजह से जब तक पुलिस की गाड़ी की आवाज शांत नहीं हुई तब तक इन दोनों ने बिल्कुल आवाज नहीं की। वहां बहनों अपनी जगह से निकल रहा था। इतने में ही कोई दबे पांव उस पर चाकू से हमला कर देता है। किसी तरह से वह खुद को बचा लेता है और वापस पीछे झाड़ियों की तरफ चला जाता है। इतने में यह कार वहां से गुजरती है जिसकी हेडलाइट चालू थी। उन हेडलाइट के चलते वानों के सामने ट्रकों की बॉडी पड़ी हुई दिखती है। वनो और ट्रंको दोनों ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन अभी इस सिचुएशन पर वैनो इसके लिए कुछ कर नहीं सकता था। वो बस किसी तरह से उस कार के नीचे जाकर छिपकर उसे पकड़ लेता है, जिससे कि वह इस जगह से निकल सके, क्योंकि यहां ना जाने कितने लोग उस पर हमला करने के लिए खड़े हुए हैं। वैसे अभी वैनो पर जिसने हमला किया था उस आदमी का नाम सरपेंट है, जिसके बारे में अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। अभी के लिए यहां से वो लोग उस वाइन को अपने साथ ले जा चुके थे। अभी इसके बाद यहां से सीन सीधा अगले दिन पर शिफ्ट हो जाता है और हमें एक शादी दिखाई जाती है, जो कि विंसेंट वैनिटी की इकलौती डॉटर फियो वैनिटी की थी। उसकी शादी एक दूसरे डॉन के बेटे रोनाल्डो ग्लेसिया के साथ हो रही है। अभी इस शादी में वैनो भी मौजूद था, जो कि नीरो को बता रहा था कि किस तरह से वह रात के इंसिडेंट से बचकर भागा। उसे शक तो फेंको पर है और उसे लगता है कि फेंको ने ही ट्रकों की जान ली है, क्योंकि तब चर्च में भी वही उनके पीछे आया था। वैसे अब तभी एंजेलो और कॉर्टियो वहां पर आते हैं, जिन्हें नीरो ने यहां पर बुलाया था। यहां पर एंजेलो अपने साथ 5 वाइन की बोतल भी लाया था एज अ गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि इसी तरह से रिलेशन उसके अच्छे बन सकेंगे। अभी नीरो ने उन वाइन की बॉटल्स को एक्सेप्ट कर लिया और उन दोनों को ही यहां पर आने के लिए शुक्रिया कहने लगा। पर इतने में वहां पर बारबेरो आता है, जो कि वैनिटी फैमिली का ही एक और वफादार मेंबर है। वो नीरो से कहता है कि विंसेंट वैनिटी यानी कि उसके फादर उसे बुला रहे हैं, उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। नीरो यहां पर उन्हें बाय कहकर वहां से चला गया था। अभी हम देखते हैं कि वहां पर विंसेंट वैनिटी ने नीरो को एक खास जगह की कंस्ट्रक्शन डिटेल मांगने के लिए बुलाया था। ये एक ऐसी जगह होगी जहां तीनों ही माफिया फैमिली साथ में मिलेंगी। असल में एक है वैनिटी फैमिली और दूसरी ऑर्को फैमिली और तीसरी है गैलेसिया फैमिली। अभी वैनिटी फैमिली और गैलेसिया फैमिली के रिलेशन अच्छे हो जाए, इसी वजह से विंसेंट वैनिटी ने अपनी बेटी फियो वैनिटी की शादी रोनाल्डो गैलेसिया के साथ तय कर दी थी, जिनके रिलेशंस कहीं ना कहीं ऑलरेडी ऑर्को फैमिली के साथ अच्छे हैं। इससे तीनों ही फैमिली साथ मिलकर काम कर पाएंगी। असल में विंसेंट तो यह बात जानता है कि अब वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा, उसे अपनी ये लेगेसी किसी के हाथ में छोड़नी होगी। लेकिन वो नहीं चाहता कि जब वो यहां से जाए तो उनका कोई भी बेटा किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ ही हो। इसीलिए वह पहले से ही सभी प्रॉब्लम सॉल्व करके जाना चाहता है। इसी कारण से उसने तीनों बड़ी माफिया फैमिलीज के साथ इस तरह के रिलेशन बनाने का डिसाइड किया है। अभी नीरो बताता है कि वो कंस्ट्रक्शन जल्दी पूरा हो जाएगा। साथ ही वह यह चीज भी बताता है कि ऑर्को फैमिली के एक आदमी फेंको ने उनके एक खास मेंबर को मार दिया है। वो खास मेंबर नीरो का बहुत अच्छा दोस्त भी था। वो यहाँ पर ट्रोंको की बात कर रहा होता है। हालांकि उसके फादर कहने लगते हैं कि इस तरह के रिलेशंस के बीच में अगर 1-2 लोगों की जान चली भी जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता। पर नीरो कहता है कि आप गलत हो, एक ना एक दिन आप ये जरूर समझोगे। इतना कहते हुए एंजेलो की दी हुई वाइन की एक बोतल को वहां पर रखकर वो वहां से चला जाता है, क्योंकि वो अपने फादर के खिलाफ नहीं जाता, बस उसे उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी पसंद नहीं। अभी इसी बीच जब नीरो अपने फादर से बात कर रहा था, तभी वहां दूसरी तरफ वैनो रोनाल्डो का मजाक उड़ा रहा होता है। वह अभी आपस में ही बात कर रहे होते हैं, पर असल में वैनो को रोनाल्डो पसंद नहीं, क्योंकि वह ज्यादा किसी काम का है नहीं। रोनाल्डो को यह बात सुनाई पड़ जाती है और वह तुरंत ही वहां से सीधा वैनो के पास आकर वैनिटी फैमिली का मजाक उड़ाने लगता है। वो जानता है कि वैनिटी फैमिली वाले कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे 2 बड़ी फैमिलीज के बीच में लड़ाई हो सकती है। लेकिन वो ऐसा वैनो को टारगेट के लिए कह रहा था, क्योंकि वैनो भले ही वैनिटी फैमिली से बिलोंग ना करता हो, लेकिन फिर भी नीरू उसका बहुत अच्छा दोस्त है। इसीलिए वैनिटी फैमिली को अगर कोई कुछ कहेगा तो उसे गुस्सा जरूर आएगा। और जाहिर सी बात थी,
अभी उसे गुस्सा आ भी चुका था, यहां तक कि अभी वह लड़ने के लिए भी तैयार था। पर इतने में ही बारबेरो ने आगे आकर उसकी लड़ाई होने से पहले ही रुकवा दी। वैसे तभी वहीं खड़ा एंजेलो आगे बढ़ते हुए रोनाल्डो से कहने लगता है कि वो किसी काम का नहीं है, और यह बात वो भी जानता है। उसकी फैमिली ने बस उसका इस्तेमाल किया है जिससे कि वो वैनिटी फैमिली का सपोर्ट पा सके। इसीलिए उसे बिना वजह कुछ भी बोलने के बजाय अभी खुश होना चाहिए और वैनिटी फैमिली का एहसान मानना चाहिए। अब ये चीज सुनने के बाद रोनाल्डो को और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और अब वो एंजेलो पर हमला करने ही वाला था। पर तभी फियो वेनिटी आगे आकर इस लड़ाई को रुकवा देती है और कहती है कि यह तो हमारी फैमिली का मेंबर भी नहीं है, तुम किस बच्चे से उलझ रहे हो। जिसके बाद रोनाल्डो उसके साथ चला गया। हालांकि एंजेलो के इस डिसीजन से अभी वैनो एंजेलो को पसंद करने लगा था। वो कहता है कि तुम सच में बहुत समझदार हो, जिस पर एंजेलो भी कहता है कि हाँ, हमारी जोड़ी अच्छी जमेगी। वैसे इसके बाद सीन रात पर शिफ्ट होता है, जहां नीरो, वैन और टाइगर और बारबेरो चारों बैठकर अभी खाना खा रहे थे। इसी बीच एंजेलो की वाइन की बात भी निकलती है। सभी को वाइन पसंद थी, इसीलिए वह उस वाइन को एक बड़े लेवल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अचानक ही वनो ने यहां टॉपिक चेंज करते हुए ट्रंको की बात निकाली। वो कहने लगा कि ट्रंको को फेंको ने ही मारा है, इसीलिए हमें उसका बदला लेना चाहिए। तुम बताओ नीरो, क्या तुम फेंको को मारोगे? जिस पर नीरो कहने लगता है कि नहीं, हम उसे नहीं मार सकते, क्योंकि अभी हमारे रिलेशन गैलेसिया फैमिली के साथ अच्छे हुए हैं, जो कि ऑलरेडी ऑर्को फैमिली के अच्छे दोस्त हैं, और फेंको ऑनर्को फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर वनो को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि तुम शायद भूल गए हो कि ट्रको हमारा दोस्त था, क्या तुम उसका बदला नहीं लोगे? जिस पर नीरो कहता है कि ऐसा मैंने कब कहा, हम उसे नहीं मार सकते, लेकिन हम किसी और से तो उसे मरवा ही सकते हैं। उसके इतना कहते ही सीन चेंज हुआ और हम देखते हैं कि अभी नीरो एंजेलो के साथ बैठा हुआ था। वो कह रहा था कि क्या तुम हमारे लिए फेंको को जान से मारोगे, और अगर तुम ऐसा करते हो तो इसके बदले हम तुम्हें हमारी फैमिली का हिस्सा बना लेंगे। एंजेलो ने बिना कुछ सोचे तुरंत ही इस चीज के लिए हाँ कर दी, जिसके बाद नीरो ने उसके सामने एक गन और कुछ गोलियां रखी, साथ ही फेंको की लोकेशन भी बता दी। फेंको लगभग हर रात लाक्राइमा नाम की एक लड़की के घर पर ही होता था, जो कि फेंको के लिए काम करती थी। साथ ही फेंको का एक दूसरा आदमी भी है, सरपेंट, जो कि हमेशा बॉडीगार्ड की तरह आसपास ही भटकता रहता है, इसीलिए एंजेलो को उसे संभल कर रहना होगा। एंजेलो ने उसकी सारी बातों को ध्यान से सुना और मिशन के लिए फिर से हाँ कर दी। वहीं अभी कॉर्टियो भी बैठा था। यहां नीरो के जाने के बाद कॉर्टियो एंजेलो से पूछने लगा कि आखिर तुम वैनिटी फैमिली की मदद क्यों कर रहे हो, क्योंकि विंसेंट वैनिटी ने ही तो तुम्हारे फादर को मारा था। जिस पर एंजेलो कहता है कि हाँ, लेकिन कुछ समय पहले मुझे एक लेटर मिला। वो यहाँ पर उस लेटर के बारे में बताता है और कहता है कि ये जिसने भी मुझे भेजा उसने लिखा कि वो मेरे फादर का दोस्त है और इस चीज में 3 लोग शामिल थे। हालांकि एंजेलो के इतना कहते ही ये सीन चेंज हो जाता है और वापस रात पर आ जाता है। ये अगले दिन की रात थी। एंजेलो और कॉर्टियो दोनों ही उस लड़की ला क्राइमा के अपार्टमेंट के बाहर पहुंच चुके थे। इन्हें घर का पता था, लेकिन इन्हें सेफली वहां जाना होगा, क्योंकि नीरो ने बताया था कि सरपेंट नाम का एक आदमी हमेशा उस जगह पर नजर रखता है। अभी यही चीज सोचकर एंजेलो सबसे पहले अपने कपड़े पर थोड़ी सी वाइन छिड़कता है, जिससे कि अगर कोई भी उसके पास से गुजरे भी तो उसे शक ना हो। ऐसा करके वह किसी शराबी की तरह उस जगह से गुजरने लगा था। इसी बीच सरपेंट की एंजेलो पर नजर पड़ी। उसकी चाल देखकर और स्मेल से वह यह चीज पहचान गया कि यह बस एक शराबी है जो कि यहां से गुजर रहा है। इतने में उसकी नजर फिर कॉर्टियो पर पड़ गई और वह तुरंत कॉर्टियो के पास पहुंचा। कॉर्टियो ने भी शराब पी रखी थी, इस वजह से उसे कॉर्टियो पर शक हुआ। खैर, तब तक एंजेलो को रास्ता मिल चुका था, इसी वजह से उस अपार्टमेंट में एंटर करने में उसे प्रॉब्लम नहीं हुई। एंजेलो तुरंत ही लाक्राइमा के उस कमरे के बाहर पहुंचता है जहां से उसे फेंको की आवाज सुनाई दे रही थी। अभी यहां पर फेंको बंधा हुआ था, जिसे लाक्राइमा मार रही थी, क्योंकि ये फेंको की कोई अलग फैंटेसी थी। हालांकि एंजेलो छिपकर फेंको की तरफ गन पॉइंट करता है, पर इतने में ही फेंको ने कांच के रिफ्लेक्शन में एंजेलो को देख लिया था। इस वजह से वह उसकी गोली से बच जाता है और वह तुरंत एक चाकू उठाकर लाक्राइमा की गर्दन पर रख देता है। वो कहता है, अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं इस लड़की को ही मार दूंगा। अभी एंजेलो कुछ पल के लिए रुक चुका था और इसी बात का फायदा उठाकर फेंको ने तुरंत अपने दूसरे हाथ से गन पकड़ी और लाक्राइमा के हाथ के बगल से निकलते हुए गोली चला दी। गोली एंजेलो को तो नहीं लगी थी, क्योंकि उसने डचकर ली थी, पर इससे लाक्राइमा के हाथ पर चोट लग चुकी थी। साथ ही वहां दूसरी तरफ सरपेंट, जो कि इस वक्त गॉटियो के साथ था, उसने गन की आवाज सुनी और वो तुरंत ही वापस यहां पर फेंको के अपार्टमेंट की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने सिचुएशन देखते ही हमला करना शुरू कर दिया। वो अब भी एंजेलो पर हमला कर रहा था। इस चीज से
फेंको को मौका मिल गया वहां से भागने का, लेकिन एंजेलो और सरपेंट अभी आमने सामने थे। हालांकि सही समय पर वानो वहां पर पहुंच गया, जिसने तुरंत ही सरपेंट पर हमला किया। साथ ही वहीं सरपेंट का चाकू पड़ा हुआ था, जिसे देखते ही वनो समझ गया कि असल में ट्रोंको की जान सरपेंट ने ली थी, क्योंकि तब सरपेंट ने वनो पर भी हमला किया था। जिस बीच वनो ने सरपेंट का वह चाकू देख लिया था, अभी काम हो चुका था। इस वजह से यह फेंको का पीछा न करके एंजेलो और वैनो दोनों ही सरपेंट को उठाते हैं और सीधा एक ग्रेवयार्ड के पास ले आते हैं, जहां लाकर अभी वैनो सरपेंट के सर पर गन पॉइंट करते हुए उससे कह रहा था कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है, जो सुनकर सरपेंट तुरंत ही माफी मांगने लगता है और कहता है कि आज के बाद वह किसी का खून नहीं करेगा। पर इतने में ही वैनो ने गोली चला दी और कहता है कि जो एक खून तुम कर चुके हो उसकी माफी तुम्हें नहीं मिल सकती। अभी जैसे ही उसने ऐसा किया, तभी पीछे से एंजिलो ने अभी अपनी गन पॉइंट वैनो की तरफ कर दी थी और अपनी असलियत उसे बताई। एंजिलो ने कहा कि वह तेस्ता लगूसा का बेटा है जो कि बदला लेने आया है। इसी बीच हमें वो सीन दिखाया गया जब एंजेलो कॉर्टियो को उस लेटर के बारे में बता रहा था। वो एंजेलो ने कहा था कि उस आदमी ने उस लेटर में लिखा कि 3 लोग वहां पर मौजूद थे, पहले विंसेंट वेनेटी, दूसरा नेरो वेनेटी और तीसरा वनो। इसी वजह से एंजेलो यहां पर वनो से बदला लेने आया था। एंजेलो ने तुरंत ही गोली चलाकर वेनो को वहीं पर खत्म कर दिया और वापस लौटकर यह खबर नीरो को सुनाई। वैसे यह खबर सुनते ही नीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह तुरंत ही एंजेलो को एक जोरदार पंच करता है। अभी बारबेरो भी वहीं पर खड़ा था, जो कि नीरो को शांत करा रहा था और कह रहा था कि हमें पहले पूरी बात जान लेनी चाहिए। एंजेलो बताता है कि जब वनो सरपेंट को अपने साथ बंदी बनाकर वहां ग्रेवयार्ड में ले गया, तो मरने से पहले उसने उसे प्रे करने का मौका दिया, जिसके लिए उन्होंने सरपेंट के हाथ खोल दिए थे। सरपेंट को जैसे ही मौका मिला, उसने वनो पर गोली चला दी और साथ में एंजेलो ने सरपेंट की जान ले ली। अभी इस बात में कितनी सच्चाई है, ये चीज देखने के लिए नीरो और बारबेरियो एंजेलो को लेकर उस ग्रेवयार्ड पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर वो देखते हैं कि सरपेंट की बॉडी वहां पर है ही नहीं। एंजेलो भी ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। वहां पे बारबेरियो और नीरो दोनों ही अभी एंजेलो पर शक कर रहे थे, लेकिन एंजेलो बताता है कि नहीं, ये चीज में उसका कोई भी हाथ नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंजेलो वापस अपने घर पर लौट आया था, जहां कॉर्टियो उससे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने फेंको को मार दिया, जिस पर एंजेलो बताता है कि नहीं, प्रॉब्लम हो चुकी है, वैनो की जान चली गई और अभी नीरो और बारबेरो मुझ पर शक कर रहे हैं। खैर, वो ये भी बताता है कि सरपेंट की बॉडी गायब है, जो चीज सुनकर कॉर्टियो एंजेलो से पूछने लगा था कि क्या उस बॉडी को तुमने गायब किया, जिस पर एंजेलो कहता है कि नहीं, मैंने तो नहीं किया, पर कहीं उस बॉडी को तुमने गायब तो नहीं किया। खैर, इन दोनों ने ही शायद यह काम नहीं किया था। अभी इस चीज का पता लगाने के लिए दोनों ही दूसरी जगह पर पहुंच गए। ये एक बार होता है जहां पर कॉर्टियो का वो दोस्त सेराटो काम करता था। अभी कॉर्टियो यहां पर आकर सेराटो को वह पूरी बात बताता है कि वनो मारा जा चुका है, साथ ही सरपेंट की बॉडी भी गायब है। अभी कॉर्टियो ने यही चीज नहीं बताई थी कि एंजेलो को यह मिशन वैनिटी फैमिली ने दिया था, क्योंकि ये चीज बाहर आनी ठीक नहीं है। अभी वैसे जैसे ही खुद ब खुद कॉर्टियो ने यह पूरी बात अचानक सेराटो को बताई, तो वह थोड़ा घबरा गया और कहने लगा कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं तो तब वहां पर था भी नहीं। उसे इस तरह से हड़बड़ाते हुए देखकर यह चीज क्लियर हो चुकी थी कि जरूर वह कुछ जानता है। इसीलिए एंजेलो तुरंत पर्दे के पीछे से सामने आता है और तुरंत सिराटो पर गन तान दी और उससे पूछा कि जो भी जानते हो हमें चुपचाप से बता दो। अभी सेराटो डर के मारे यह चीज एक्सेप्ट कर लेता है कि यह सब उसी का काम है। वो बताता है कि जब एंजेलो और कॉर्टियो वहां पर फेंको को मारने के लिए गए थे, तो वह भी उनका पीछा कर रहा था। उसने देखा कि वनो सरपेंट की बॉडी उठाकर ले जा रहा है, इसीलिए वो उनकी गाड़ी के पीछे पीछे ग्रेवयार्ड पर पहुंचा और जब वह गाड़ी छोड़कर गन साउंड की आवाज सुनकर उस जगह पर पहुंचा जहां एंजेलो ने वनो को मारा था, तो उसने बस इतना देखा कि वनो और सरपेंट दोनों जमीन पर पड़े हैं। उसने तब एंजेलो को वनो के साथ आते हुए देखा नहीं था। इसी वजह से उसे लगा कि शायद सरपेंट और वनो ने ही एक दूसरे को गोली मार ली। तब उसे एक आइडिया आया और उसने तुरंत ही सरपेंट की बॉडी को अपने पास रख लिया, जैसे उसने जाकर साकुसा नाम के एक आदमी को भेज दिया। साकुसा असल में फेडरल ब्यूरो का एक आदमी है जिसे ऑर्को फैमिली अच्छा खासा पैसा देती है, मतलब ये उनका आदमी था। अभी उस बॉडी का वो क्या करेगा, ये चीज तो सेराटो ने सोची नहीं थी, पर उसे पैसे मिल रहे थे, इसलिए उसने वो बॉडी साकुसा को बेच दी। अभी इस दौरान सीन चेंज होकर वहां ऑर्को फैमिली के पास आता है, जिस बीच हम ऑर्को फैमिली के बॉस डॉन ऑर्को को देखते हैं। अभी वहां पर फेंको भी बैठा हुआ था और ये सभी लोग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे।
फेंको बताता है कि पिछली ही रात पर उस पर हमला हुआ है, जो कि जरूर वैनिटी फैमिली वालों ने ही करवाया है, लेकिन तब उसने वनों का चेहरा नहीं देखा था। इस वजह से उसे यह चीज नहीं पता कि सच में वैनिटी वालों का हाथ है भी या नहीं। पर वो किसी तरह से भी बस ऑर्को फैमिली और वैनिटी फैमिली के बीच वॉर कराना चाहता था। हालांकि उसकी बात का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि डॉन ऑनर को कहने लगते हैं कि नहीं, हम उनसे अभी लड़ नहीं सकते, हम गैलेसिया फैमिली के खास हैं, इसलिए अगर हम उनके खिलाफ जाकर वैनिटी फैमिली से लड़ते हैं तो इसमें तीनों फैमिली के बीच वॉर छिड़ सकती है। वैसे इसी बीच हम देखते हैं कि वहां पर एंजेलो ने जैसे ही सेराटो की ये पूरी स्टोरी सुनी तो उसने डिमांड की कि सेराटो उसे उस जगह पर लेकर जाए जहां सरपेंट की बॉडी को रखा गया है। सेराटो ने भी डर के मारे इस चीज के लिए हाँ कर दी। इसी बीच सीन चेंज होकर वैनिटी फैमिली पर आता है, जहां पर फेडरल ब्यूरो का वो नया मेंबर साकुसा पहुंच चुका था, जिसके पास वो बॉडी है। वो विंसेंट वैनिटी को अभी ब्लैकमेल करते हुए कह रहा था कि अगर वो बॉडी ऑर्को फैमिली को मिलती है तो आपकी रिलेशन ऑर्को फैमिली और गैलेसिया फैमिली दोनों से ही बिगड़ जाएगी और फिर वॉर हो जाएगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए आप अगर चाहो तो मैं वो बॉडी आपको बेच सकता हूं। हालांकि साकुसा के वहां पहुंचने से पहले भी विंसेंट वैनिटी और उसका दूसरा बेटा फ्रेड वैनिटी यही बात कर रहे थे कि आखिर नेरो को किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि अगर डाउट आता है तो सीधा सीधा बड़े बेटे नेरो पर आएगा और उसकी जान को खतरा होगा। इन लोगों ने प्लान बनाया था कि नीरो को कुछ समय के लिए सिटी से कहीं बाहर भेज देंगे, लेकिन अब खुद सकुसा इनके पास पहुंच चुका है, जो कि बता रहा है कि उसके पास बॉडी है। खैर, ये कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ, ये जानने के लिए तो उन्हें बॉडी को देखनी होगी, जिस चीज के लिए नीरो और टाइगर दोनों कार में बैठकर सीधा उस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में फेंको और उसका आदमी अभी यहां सिटी से गुजर रहे थे, जिस बीच फेंको सोच रहा था कि सच में सरपेंट जिंदा है भी या नहीं, कहीं वो मर तो नहीं गया। इस बीच उसकी नजर टाइगर और नीरो पर पड़ती है और वो अपने साथी से सीधा उसी डायरेक्शन में कार बढ़ाने को कहता है। इसी बीच यहां पर सीन चेंज होकर वापस एंजेलो के पास आता है, जो कि सेराटो के साथ उस जगह पर पहुंच चुका था जहां सरपेंट की बॉडी को रखा गया था। एंजेलो वहां पर पहुंचकर देखता है कि बॉडी अभी भी वैसे की वैसी पड़ी है। ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि इससे एंजेलो अपनी इनोसेंस नीरो के सामने साबित कर सकता था। हालांकि इतने में ही उन्हें किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है और वह दोनों ही थोड़े चौकन्ने हो गए। ये कोई और नहीं बल्कि नीरो ही था, जो कि टाइगर के साथ यहां पर आ रहा था। अभी नीरो ने भी वह बॉडी देख ली थी। इतने में ही हम वहां पर नीचे देखते हैं कि फेंको और उसका वो आदमी टाइगर के पास पहुंचते हैं और उनसे नीरो की लोकेशन के बारे में पूछते हैं। आखिर वो कहाँ है और यहाँ पर क्यों आया है, जिस पर टाइगर ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया था। इसी वजह से वो उसे पीट रहे थे। आखिर फेंको अपनी सिगरेट से टाइगर की आंख जलाने वाला था, ये सोचकर कि डर के मारे टाइगर कुछ बता देगा, लेकिन टाइगर सच में बहुत वफादार था। वो कुछ भी बताने से मना करता है, जिससे फेंको को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। हालांकि इतने में ही उसे किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई देती है, जो कि सामने वाले अपार्टमेंट से ही आई थी। वो तुरंत टाइगर को पकड़कर एज अ होस्टेज अपने साथ ऊपर वाले फ्लोर तक ले आता है, जहां सामने वो नीरो को देखता है। नीरो ने भी किसी को होस्टेज बना रखा था, जिसके चेहरे पर एक कपड़ा था। अभी ये चीज तो क्लियर थी कि वहां फेंको को यही लगेगा कि वो सरपेंट है, क्योंकि कपड़े वगैरह सब कुछ सरपेंट की तरह थे। यहां पर फेंको ने भी टाइगर को पकड़ रखा था, इसी वजह से वो होस्टेज को एक्सचेंज करते हैं। जब एंजेलो, जो कि अभी सरपेंट के कपड़े पहनकर बैठा हुआ था, वो आगे बढ़ता है तो फेंको को थोड़ा सा डाउट होता है और वो तुरंत ही एंजेलो की तरफ गन पॉइंट करता है। हालांकि एंजेलो ने किक करते हुए उसकी गन को अलग कर दिया था, साथ ही अपने चाकू से फेंको पर हमला कर दिया। लेकिन एंजेलो के चेहरे पर कपड़ा था, इसी वजह से उसे सामने दिख नहीं रहा था, जिस कारण से फेंको बचने में कामयाब रहा। हालांकि उसी दौरान सेराटो भी वहां पर आ गया, जिसने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर नेरो पीछे हटा और साथ ही फेंको भी पीछे हट चुका था। अभी यह सही मौका था वहां से निकलने का। नीरो और एंजेलो दोनों ही वहां से निकल गए। नेरो ने निकलने से पहले फेंको के आदमी के हाथ पर गोली चला दी थी, जिससे कि वो लोग आगे ना बढ़े और फिर बाद में वो लोग वहां से निकलने में कामयाब रहे। अभी सरपेंट की बॉडी वहीं पड़ी हुई थी, जो कि फेंको को मिल चुकी थी। वैसे तो उसे दुखी होना चाहिए, लेकिन अभी वह जोर जोर से हंस रहा था, क्योंकि सरपेंट की बॉडी अब उसके पास है। इसीलिए वह इजीली ऑनरको फैमिली और वैनिटी फैमिली के बीच जंग करवा सकता है। हालांकि वहां दूसरी तरफ अभी भागते हुए नीरो मन में सोच रहा था कि एंजेलो ने अपनी इनोसेंस साबित की, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रहा है। खैर, यह लोग यहां से भागते हुए सीधा उस ब्रिज के पास पहुंचते हैं जहां इन्होंने मिलने का डिसाइड किया था। अभी यहां पर वो सभी लोग थे, बर्बेरो और टाइगर वगैरह।
खैर नीरो यहाँ पर अभी इसीलिए आया है क्योंकि उसे यहाँ से एक दूसरी गाड़ी लेकर इस सिटी को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि कुछ महीने यहाँ रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। एंजेलो कहने लगता है कि वह भी उसके साथ जाना चाहता है, क्योंकि उन्होंने एंजेलो का चेहरा देख लिया है। इसीलिए एंजेलो की भी जान खतरे में है। अभी नीरो ने इस चीज के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, और वो शर्त है कि एंजेलो को ड्राइव करनी पड़ेगी, जिसके लिए एंजेलो तुरंत ही मान गया था। वैसे दूसरी तरफ वहां साकुसा, यानी कि वही ऑफिसर जिसके पास सरपेंट की बॉडी थी, वो जब अपनी जगह जहां उसने बॉडी को छुपाई थी वहां पर पहुंचा तो सरपेंट की बॉडी गायब हो चुकी थी। वो समझ गया कि इस चीज में जरूर सिराटो का हाथ है, क्योंकि उसी को उस जगह की लोकेशन के बारे में पता था। वैसे अब सीन चेंज होकर एंजेलो और नीरो पर आता है, जो कि ऑलरेडी उस सिटी को छोड़कर एक दूसरे गांव के रास्ते बढ़ चुके हैं। इनकी अभी कोई भी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं थी, इसीलिए वह इसी तरह से गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक ही सामने एक आदमी आया जो कि अभी हाथ दिखाकर इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इन्होंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और सीधा गाड़ी आगे बढ़ाई और कीचड़ उस आदमी के मुंह पर उड़ गई। वो आदमी अपने कुत्ते के साथ खड़ा हुआ था, और असल में यह आदमी एक किलर है जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करता है, और इसे किसी का कॉल आया था जिसने बताया था कि इसे 2 लोगों को खत्म करना है। इस आदमी के पास उन 2 लोगों में से एक की फोटो है, जिस फोटो में नीरो और उसका छोटा भाई फ्रेट वेनिटी था। ये बहुत पुरानी फोटो थी, क्योंकि इसमें नीरो और फ्रेट दोनों की ही एज बहुत कम लग रही थी। वैसे सीन वापस से यहाँ नीरो और एंजेलो पर आया, जो कि अभी एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं नीरो वहां की बार टेंडर से एक ऐसी जगह का पूछता है जहां ये लोग रह सके, और साथ ही वह जगह थोड़ी सस्ती भी हो। बार टेंडर उन्हें एक लोकेशन का बताती है, और बाद में नीरो उसे एक्स्ट्रा टिप देकर एंजेलो के साथ वहां से निकल पड़ता है। अभी रास्ते में इन्हें कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, जो कि शायद किसी ट्रिप के चलते यहाँ पर आए हुए थे। नीरो और एंजेलो दोनों ही वहां पर रुक गए। अभी नीरो उन बच्चों को करतब करके दिखा रहा था, क्योंकि बच्चों को मजा आ रहा होता है। वो बच्चे कहने लगते हैं कि क्या ये दूसरे भैया कुछ नहीं जानते, जिस पर नीरो कहने लगता है कि हाँ, इसे कुछ भी नहीं आता, ये बहुत ही सीरियस बंदा है। पर अचानक ही एंजेलो यहाँ नीरो के पास आकर उसका पर्स उसे लौट आता है, जो देखकर नीरो हैरान था। वो कह रहा था कि तुमने ये कब निकाला, पर तब तक एंजेलो उसकी बेल्ट उतार चुका था, जिसकी वजह से उसकी पट नीचे की तरफ फिसल गई और वह बच्चे हंसने लगे। अभी उन्हें हंसता देखकर एंजेलो के चेहरे पर भी स्माइल थी, जो कि नीरो ने पहली बार एंजेलो के चेहरे पर नोटिस की। वैसे इसके बाद ये लोग फिर से यहां से आगे बढ़ चुके थे। वो एक दूसरे टाउन पहुंचते हैं, जहां अभी इन्हें थोड़ी शॉपिंग करने की जरूरत थी, जिससे ये जिस अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं वहां पर ये कुछ महीना बिता सके। इन्हें शॉपिंग के लिए पैसे भी चाहिए थे, जो कि उनके पास थोड़े बहुत ही पड़े थे, और अभी वाइन की जरूरत भी थी, लेकिन इन्हें इस जगह के बारे में ज्यादा पता नहीं था। तभी इन्हें वहां का एक सेफ दिखता है जिसका नाम निक है। ये निक से पूछता है कि यहाँ पर कोई वाइन शॉप है। साथ ही नीरो ने उसे थोड़े पैसे भी दे दिए थे। निक उन्हें उस शॉप का पता बताता है, और बाद में एंजेलो निक की जेब से उसका वॉलेट निकाल लेता है, जिससे उनके पैसे वापस रिकवर हो गए। अभी नीरो चला गया था सीधा उस बार में जहां वाइन मिलने वाली थी, और एंजेलो चला गया था दूसरा बाकी जरूरी सामान खरीदने। अभी जो वॉलेट था वो एंजेलो के पास था, मतलब सभी पैसे एंजेलो के पास हैं। इसीलिए नीरो वहां उस बार में पहुंच तो गया, लेकिन वह कुछ खरीद नहीं सकता था। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आया, और उसने पास ही रखी एक बैरल की तरफ देखा, और तभी ये सीन चेंज होकर बाहर आता है, जहां पर ऑलरेडी वो मैक्सिकन किलर पहुंच चुका है जिसे एंजेलो और नीरो को मारने का मिशन मिला था। अभी उसने नीरो को ढूंढते हुए अपने डॉग को बाहर ही छोड़ दिया और सीधा उसी बार की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो अंदर बाहर में देखता है कि नीरो सभी से पंजे लड़ाने का मुकाबला कर रहा है, और जो भी हारेगा उसे वाइन खरीद कर देना होगा। इसी तरह से नीरो अभी कई सारे लोगों को हरा चुका था, पर इतने में ही वहां वो मैक्सिकन किलर पहुंचा, जिसने खुद भी नीरो के साथ चैलेंज लगाया और नीरो को चुटकियों में ही हरा दिया। बाद में अचानक ही वह नीरो को पीटने लग जाता है, जैसे कि उसका कोई पर्सनल दुश्मनी हो। अभी सभी दूर खड़े हुए थे, क्योंकि कोई भी इस तरह का फाइट में बीच में नहीं पड़ना चाहता। पर अचानक ही उस मैक्सिकन किलर को अपने डॉग के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, और वह तुरंत ही बाहर की तरफ भागा। यह काम असल में एंजेलो का था। उसने ही डॉग को आवाज करने पर मजबूर किया, जिससे कि वो नीरो की जान बचा सके। अभी नीरो भी सही समय पर वहां से निकल गया, और एंजेलो और वो दोनों कार से वहां से जाने लगे। अभी जब मैक्सिकन किलर वापस से उस बार वाले रास्ते से बाहर आता है, तो तभी एंजेलो और नीरो दोनों ही कार से उसे ठोक देते हैं। इससे वह मैक्सिकन किलर जमीन पर गिर चुका था।
हालांकि टकराने के बाद भी वो किलर तो पूरी तरह से ठीक था, लेकिन उनकी कार डैमेज हो चुकी थी और अब वो किसी काम की नहीं रही थी। इसी वजह से इन्हें नॉर्मली उतरकर भागना पड़ा। ये दोनों ही भागते हुए एक फार्म हाउस की तरफ पहुंचे जहां जानवरों को रखने का एक सेट बना हुआ था। ये दोनों तुरंत ही उस जगह में घुस जाते हैं और गेट लगा लेते हैं। हालांकि वो किलर अपने डॉग के साथ उस जगह पर पहुंच चुका था, क्योंकि डॉग नीरो और एंजेलो की स्मेल को जान चुका था। ये चीज नीरो भी जानता है, क्योंकि उसके पास भी पहले एक डॉग हुआ करता था। इसीलिए वह दोनों भी तैयार थे। अब जैसे ही वह किलर अंदर आकर हमला करता है, तो यहां पर नीरो भी फाइट करना शुरू कर देता है। इन लोगों के पास गन वगैरह नहीं है। इस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो किलर स्ट्रेंथ में इनसे ज्यादा ताकतवर था। हालांकि जब वो किलर नीरो को खत्म करने ही वाला था, तभी इतने में एंजेलो ने अपना वो चाकू सीधा उसी किलर की तरफ फेंक दिया। किलर ने उस चाकू को डज कर लिया था, लेकिन इतने में नीरो को भी समय मिल चुका था उसके हमले से बचने का। वह दोनों तुरंत ही अटैक को डज करके वहां से बाहर निकलते हैं, जहां ऑलरेडी उस फार्म का ओनर खड़ा हुआ था। उसके हाथ में बंदूक थी और उसने वह बंदूक इन दोनों की तरफ तान दी। ये दोनों ही अपनी जगह पर रुक जाते हैं, लेकिन अचानक ही वह ओनर फायर कर देता है। हालांकि उसने एक गोली वहां उस मैक्सिकन किलर की तरफ चलाई थी। एक ही गोली में उस किलर का काम खत्म हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। असल में फार्म ओनर भी समझ चुका था कि वो किलर ही बुरा आदमी है, इसीलिए उसने इनकी मदद की। अभी जाने से पहले नीरो निक का वो वॉलेट जिसमें उनके सारे पैसे थे वह उस फार्म ओनर को दे देता है और साथ ही उस मैक्सिकन किलर के डॉग का ख्याल रखने को भी कहता है। अभी इनके पास गाड़ी नहीं थी, इसी वजह से वो मैक्सिकन किलर जिस दूसरे आदमी को वो घोड़ा गाड़ी चुरा कर लाया था, उस गाड़ी में ये लोग बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अब सीन सीधा कुछ दिनों के बाद पर आ चुका था। अब भी दिन नहीं बल्कि हफ्ते बीत चुके हैं। यहाँ नीरो और एंजेलो को अपनी सिटी की कोई खबर नहीं है और आज अचानक ही जब एक जगह पर यह रुके तो नीरो ने बारबेरो से कांटेक्ट किया और बारबेरो ने उसे जानकारी दी। फेंको, जो कि ऑर्को फैमिली के लिए काम करता था, अब उनकी दुश्मनी हो चुकी है और ऑर्को फैमिली ने फेंको को मारने की कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाए। वो फेंको ने किसी तरह से 20 आदमी जुटा लिए और उस चर्च पर उन्होंने कब्जा कर लिया जहां ये लोग वाइन को खरीदने गए थे। साथियों, अभी जिस मैक्सिकन किलर ने इन लोगों पर हमला किया था वह भी असल में ऑर्को फैमिली वालों ने भेजा था, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि नीरो ने एक प्लान बनाया जिस प्लान में उनके आदमी की जान गई। यहां वो सरपेंट की बात कर रहा था। हालांकि इससे वेनेटी फैमिली और ऑर्को फैमिली के बीच प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, पर ऑर्को फैमिली सिर्फ नीरो को ही अपना दुश्मन मान रही है, क्योंकि उसी की वजह से यह प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। वैसे बारबेरो कह रहा था कि अब हम मिल सकते हैं, मतलब अब पूरी प्रॉब्लम तो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, पर अगर एयर एंजेलो और नीरो चाहे तो वह सिटी लौट सकते हैं और वह एक सीक्रेट जगह पर मिल सकते हैं। इस चीज के लिए नीरो ने भी हाँ कर दी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां इन सबकी आपस में मुलाकात होती है। अभी एंजेलो और कॉर्टियो भी बहुत दिनों बाद मिले थे। वो वहां से थोड़ा साइड जाकर बैठकर बात करते हैं। एंजेलो बताता है कि उसने नीरो का विश्वास जीत लिया है। इसी तरह से अगर चलता रहा तो जल्दी उसे विंसेंट वेनिटी से मिलने का मौका मिलेगा और उसके बाद वह अपना बदला ले लेगा। हालांकि इसी बीच एंजेलो कॉर्टियो को एक और बात बताता है कि जब वो नीरो के साथ उस ट्रिप पर था, तब एक रात बोनफायर के टाइम नीरो ने एंजेलो को अपनी बचपन की स्टोरी सुनाई थी। असल में नीरो एंजेलो पर अच्छा खासा भरोसा करने लगा है, इसी वजह से वह अपनी सारी बातें एंजेलो के साथ शेयर कर रहा था। इसी बीच एंजेलो ने नीरो से पूछ लिया कि आखिर उसका पहला मिशन क्या था, मतलब जब वो इस फील्ड में उतरा तो उसने सबसे पहले जान किसकी ली थी। नीरो बताता है कि वो कोई तिस्ता लगूसा नाम का एक आदमी था जिसे मारने के लिए वो और उसके साथ 3 और लोग गए थे। एंजेलो पूछता है कि क्या तुम उस आदमी को मार पाए, तो नीरो कहता है कि हाँ, हमने उस आदमी और उसकी फैमिली को मार दिया, लेकिन उसका एक बच्चा भागकर निकल गया, ना जाने अभी वह कहाँ होगा। खैर, इस सब के बीच में एक बात नोटिस करने वाली यह थी कि नीरो ने कहा कि उसके अलावा वहां पर 3 लोग और थे, जबकि जो लेटर एंजेलो को मिला उसमें सिर्फ 3 लोगों का जिक्र है, नीरो, विंसेंट और वैनो का, जिसमें वो वैनो की जान तो ले चुका है और बाकी दोनों उसके नेक्स्ट टारगेट थे। पर अभी कॉर्टियो को यह बात बताते हुए एंजेलो यही कह रहा था कि जिस किसी ने भी वह लेटर लिखा है, चौथा आदमी वही है। अब बस पता करना है कि आखिर यह लेटर लिखा किसने था। हालांकि अब इतने में ही नीरो की वहां से आवाज आती है, जो कि एंजेलो को बुला रहा था, क्योंकि वह अपने फादर से मिलने जा रहा है। वो कह रहा था कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मेरे फादर से मिलवाता हूं।
नीरो के अभी इतना कहते ही एंजेलो यहाँ कॉर्टियो की तरफ देखता है और फिर वो वहां से चला जाता है। अभी उसी दौरान सीन चेंज होकर यहाँ टाइगर के पास आता है, जो कि अभी उस मेंशन के पास खड़ा हुआ था जहां नीरो आने वाला है। टाइगर यहाँ इसीलिए पहले आया है जिससे कि वह देख सके कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। बाहर उसकी मुलाकात फ्रेड से हुई। फ्रेड वेनिटी, जो कि नीरो वेनिटी का छोटा भाई है। टाइगर फ्रेड से पूछता है कि इस तरह के माहौल में नीरो का यहाँ आना ठीक नहीं है। तो इस पर फ्रेड कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, यहाँ की सिक्योरिटी को मैंने अच्छे से देख लिया है, उसे कुछ नहीं होगा। जिसके बाद फ्रेड वहां से अंदर चला गया। अभी टाइगर को भी फ्रेड पर भरोसा है, इसीलिए उसने शक नहीं किया। रात के समय जब नीरू और एंजेलो वहां पहुंचे तो उनकी मुलाकात गेट पर वापुल से हुई। वापुल असल में नीरो का ही एक वफादार आदमी है, जिस पर नीरो बहुत भरोसा करता है। अभी वाल के अलावा वहां जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन पर नीरो को थोड़ा शक होता है, क्योंकि इन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि फिर भी अभी नीरो गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ने लगा था कि तभी अचानक वहां सामने अंदर के गेट से टाइगर निकलकर आता है और अपना हाथ ऊपर करते हुए एक इशारा करता है, जिससे नीरो समझ जाता है कि आगे बढ़ने में खतरा है। इसी वजह से वह तुरंत ही पीछे पलटकर वापस गाड़ी में बैठ चुका था। अभी टाइगर भी वापस गाड़ी की तरफ भाग रहा था, लेकिन इतने में ही पीछे से कोई गोली चलाता है जो कि टाइगर के कंधे पर लगती है। अभी किसी तरह से टाइगर वहां तक पहुंच चुका था, इसी वजह से उन्होंने गाड़ी वहां से भगा ली, जिससे ये लोग सेफली नीरो को बचाकर वहां से निकल गए। अभी रास्ते में टाइगर बताता है कि यह काम फ्रेड और रोनाल्डो का था। वह दोनों मिले हुए हैं और उन्होंने नीरो को मारने का प्लान बना रखा था। अभी उसके इतना बताते ही सीन चेंज होकर सीधा यहाँ फ्रेड पर आ गया, जो कि अभी उसी मेंशन में था और वाइन पी रहा होता है। वो कह रहा था कि यही आखिरी ऑप्शन है, अगर फिर से ऑर्को फैमिली के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं तो हमें नीरो को खत्म करना होगा। वैसे भी उस गधे ने एक मामूली से आदमी के लिए ऑर्को फैमिली के खिलाफ जाकर उनके दूसरे आदमी को मारा, जबकि हम ऑलरेडी उनके साथ हाथ मिला चुके थे। ये बेवकूफी थी। हालांकि अभी इस पर उसके फादर बहस कर रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से ये सही नहीं है। पर इतने में ही रोनाल्डो की वहां पर एंट्री होती है, जो कि आकर कहने लगता है कि आप सभी फैमिली को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। वैसे इसके बाद सीन चेंज होकर वहां एंजेलो और बाकी सभी के पास आता है, जिन्होंने एक सेफ जगह ढूंढ ली थी रात में रुकने के लिए। वो लोग वहां पर सो चुके थे, लेकिन रात को ही कॉर्टियो की नींद खुलती है और वह देखता है कि एंजेलो वहां पर नहीं है। एंजेलो अभी बाहर अकेला बैठा हुआ था, तो कॉर्टियो उसके पास आता है और कहता है कि नीरो पहले ही इतनी प्रॉब्लम में फंस चुका है और मानो या ना मानो, कुछ ही समय में वैसे भी वह मारा जाएगा। तुम्हें अपना मिशन छोड़ देना चाहिए। पर एंजेलो कहता है कि नहीं, मैं इस मिशन को नहीं छोड़ सकता, मुझे सबसे बदला लेना है। जिस पर कॉर्टियो कहता है कि तुम्हारी जान इन लोगों की जान से ज्यादा कीमती है। अगर उन लोगों की जान लेने में तुम मारे गए तो फिर आखिर इस सब का क्या फायदा होगा। तो इस पर एंजेलो जवाब देता है कि उन लोगों की जान लेने के लिए ही मैं जिंदा हूं, और अगर मैं उन्हें नहीं मारूंगा तो मेरे जीने का भी क्या फायदा होगा। वैसे अगले दिन ये लोग सुबह उठकर देखते हैं कि टाइगर की हालत खराब है, क्योंकि उसे जो गोली लगी थी उसका जहर उसके शरीर में फैल रहा था, जिसके लिए उन्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि उनके दुश्मन ऑलरेडी वहां नजर गड़ाए बैठे होंगे। अभी किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो टाइगर मारा जाएगा। इसी वजह से एंजेलो एक आइडिया देता है। वो कहता है कि हम फेंको से हेल्प मांग सकते हैं, उसके पास चर्च में डॉक्टर जरूर होगा। ये आइडिया नेरो को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह एंजेलो की कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि मैं उससे मदद नहीं लूंगा, उसने मेरे एक दोस्त की जान ली थी। हालांकि वह भूल गया कि इससे उसके दूसरे दोस्त की जान जा सकती है, पर अभी उसने मना कर दिया था। रात के समय हम देखते हैं कि अचानक ही कॉर्टियो और एंजेलो दोनों ही जागते हैं और अपनी सारी मूनशाइन की बॉटल्स लेकर चर्च की तरफ निकल पड़ते हैं। उन्हें जाते हुए वपुल और नीरो ने देख लिया था, लेकिन वो उन्हें रोकते नहीं। वहां चर्च में पहुंचकर वह सबसे पहले ग्रेंचियो को वह सारी बतल देता है। ग्रेंचियो को यह गिफ्ट बहुत पसंद आता है और वो उन्हें वहां रुकने की भी परमिशन दे देता है। एंजेलो की वहां पर मुलाकात क्राइमा से भी होती है, जो कि इन्हें फेंको के पास लेकर आती है और बाद में वहां से वापस लौट गई। अभी फेंको एंजेलो से पूछ रहा था कि बताओ तुम्हारे यहां आने का मकसद क्या है। एंजेलो कहता है कि हमारे एक दोस्त को गोली लगी है और उसकी जान खतरे में है, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम उसकी मदद करो। ये सुनकर फेंको चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, इसमें मेरा क्या फायदा है। इस पर एंजेलो कहता है कि तुम डॉन ओनरको को मारना चाहते हो और इस चीज में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, और ये तुम भी जानते हो कि यह काम 20 आदमियों का नहीं है, वो एक डॉन है जिसे खत्म करने के लिए एक पूरा प्लान बनाना होगा। फेंको को भी ये बात सही लग रही थी। अभी उसी दौरान वहां दूसरी तरफ नीरो और वॉल बात कर रहे थे।
एंजेलो और कॉर्टियो ने उनको धोखा दिया और वैसे भी उनके साथ रहने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वह दोनों ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। इस वजह से एंजेलो और कॉर्टियो उन्हें छोड़कर चले गए। पर तभी कॉर्टियो वहां पर आता है और कहता है कि एंजेलो ने उन्हें धोखा नहीं दिया, वो फेंको से नेगोशिएट करने गया था जिससे कि हम उनकी मदद ले सके। ये सुनकर नीरो हैरान था। वो कह रहा था कि हम तुम पर यकीन कैसे करें। तो इस पर कॉर्टियो कहता है कि तुम मुझे हॉस्टेज की तरह रख सकते हो, जब तक तुम्हें भरोसा ना हो जाए तब तक हम पर बिल्कुल यकीन मत करना। अभी उसका कॉन्फिडेंस देखकर नीरो और वोपुल दोनों ही समझ चुके थे कि यह सच ही कह रहा है। वैसे वहां एंजेलो जब फेंको से ये कहता है कि हम डॉन और नर्को को मारने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तब वो ये भी बताता है कि यह प्लान उसका नहीं बल्कि नीरो का है। इसीलिए जब नीरो वहां पर आएगा तो उसे कोई खतरा ना हो। फेंको ने भी इस चीज का वादा कर दिया था। इसी वजह से नीरू, वोपुल और टाइगर को वहां चर्च में आने दिया जाता है। अगले ही दिन डॉक्टर ने बता दिया था कि टाइगर पूरी तरह से ठीक है, बस उसे अब कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। इसका मतलब अभी ये लोग अपना प्लान शुरू कर सकते हैं। और अगले ही सीन में एंजेलो और नीरो दोनों ही डॉन ऑर्को के मेंशन के पास पहुंच गए। ये असल में डॉन ऑर्को का एक रेस्टोरेंट है जहां वह अक्सर आया जाया करता है। अभी डॉन ऑर्को भी वहां पर मौजूद था, जो कि नीरो को वहां पर देखकर हैरान होता है क्योंकि ये चीज क्लियर है कि डॉन ऑर्को नीरो को मारना चाहता है। लेकिन फिर भी नीरो ने यहां उसके सामने आने की हिम्मत दिखाई। वो उन दोनों को ही अंदर बुलाता है और उन्हें जो खाना है उसे वह खाने की परमिशन देता है। साथ ही उसने अपने पास जो सबसे महंगी वाइन थी ही वो भी उसे पीने को देता है और कहता है कि इस तरह से खाओ जैसे कि तुम्हारा आखिरी लंच हो। अभी नीरो ने एक सिप पीते ही वह वाइन वहीं पर फेंक दी, जिसके बाद वह अपनी वाइन उस गिलास में करता है और उसे पीता है। साथ ही वह डॉन ऑर्को को भी वह वाइन देता है। जब डॉन ऑर्को उस वाइन को टेस्ट करता है तो उसे वो बहुत पसंद आती है। नीरो कहता है कि हमारे पास इस वाइन का पूरा भंडार पड़ा है, अगर तुम मेरी जान ना लेने की प्रॉमिस करो और मुझे एक ऐसी जगह दो जहां मैं सेफ रह सकूं तो मैं वह पूरा वाइन का भंडार तुम्हें दे दूंगा। साथ ही वह पर्सन भी जो इस वाइन को बनाना जानता है। डॉन ऑर्को ये सुनकर खुश हो जाता है और उसे एक सेफ जगह देने का प्रॉमिस करता है। ये लोग उस जगह पर पहुंच चुके थे। अभी यह जगह सच में सेफ है या नहीं, इसके लिए नीरो डॉन ऑर्को के कुछ साथियों के साथ अंदर जाता है और एंजेलो वहीं पर बाहर खड़ा हुआ था। अभी डॉन ऑनर को एंजेलो से पूछ रहा था कि क्या तुम ही वो लड़के हो जिसने फेंको को मारने की कोशिश की थी। तो एंजेलो कहता है कि हाँ, मैं ही हूं। साथ ही में एंजेलो ये भी कहता है कि क्या तुम ही हो जिसने मुझे वो लेटर लिखा था। हालांकि डॉन ऑनर को किसी लेटर के बारे में पता नहीं था, जो सुनकर एंजेलो खुद ही उसे बताता है कि असल में वो टीस्ताल अगोसा का बेटा है और वो वैनिटी फैमिली से बदला लेने के लिए आया है। हालांकि डॉन ओनरको के लिए ये बात हजम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने यहां से बात नीरो को नहीं बताई। वैसे अभी अंदर आने के बाद जब वो सामने बैरल्स रखे हुए थे जिनमें नीरो ने बताया कि वाइन भरी हुई है, उन पर डॉन ऑर्को को बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो सभी बैरल पर गोली चलवाता है ये देखने के लिए कि सच में उनमें वाइन है या नहीं। वाइन बिखरती है और सिर्फ एक बैरल बचता है। नीरो कहने लगता है कि वह खाली है, पर डॉन ऑर्को को भरोसा नहीं था। अचानक ही उस बैरल के अंदर से वो पूल निकल कर आता है और डॉन ऑर्को के सभी साथियों पर गोली चलाना शुरू कर देता है और अभी सिर्फ 2 ही साथी बचे हुए थे। हालांकि एंजेलो भी अपने पास से अचानक से बंदूक निकाल लेता है और सीधा ही नीरो पर चला देता है। वो कहता है कि मैंने कहा था कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। अभी 2 गोली मारते ही नीरो जमीन पर गिर चुका था और वहां खून फैल गया होता है, जो देखकर डॉनर को समझ गया कि एंजेलो सच कह रहा था। वो सच में तीस्ता अगूसा का बेटा है और यहां पर बदला लेने के लिए ही आया है। वैसे सेफ्टी के लिए डॉन उनको ने एंजेलो और नीरो दोनों के ही हाथों को बांध रखा था, जो कि अब जरूरी नहीं है। इसी वजह से वो अपने साथी से एंजेलो के हाथ को खोलने को कहता है। अभी उसका साथी कॉर्वो एंजेलो पर भरोसा नहीं दिखा पा रहा था, इसीलिए वो डॉन उनको से कहता है कि यह सही नहीं है, हमें अभी तक इस पर पूरा भरोसा नहीं है। पर डॉन ओनर को कहता है कि नहीं, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। वैसे भी अब ये हमारा बिजनेस पार्टनर बनने वाला है। यहां पर उन्होंने एंजेलो के हाथ खोले और जो वाइन बैरल में रखी हुई थी उसे पीने लगे। अभी वाइन पीते वक्त डॉन ऑर्को को अचानक ही धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। साथ ही उसका वह साथी क्रोवो भी अभी सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था और आखिर में जब उन्हें चक्कर आए तो आखिरी चेहरा जो उन्होंने देखा वो था नीरो का, जो कि पूरी तरीके से ठीक था। बाद में जब डॉन ऑर्को होश में आया तो वह फेंको के सामने था। फेंको को डॉन ऑर्को जिंदा चाहिए था क्योंकि डॉन ऑर्को ने फेंको को मरवाने की कोशिश की, इसीलिए वो उसे अपनी आंखों के सामने मारना चाहता था। अभी फेंको को कह रहा था कि बताओ तुम्हारा मर जाने के बाद मैं तुम्हारी फैमिली को क्या नाम दूं। डॉन फेंको कैसा रहेगा?
वैसे बाद में फेंको वहां से बाहर आता है, जहां क्रोवो और साथ ही बाकी सारे डॉन ऑर्को के खास आदमी बैठे हुए थे। अभी वह लोग उसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे जहां डॉन ऑर्को अक्सर आया करता था। यहाँ फेंको कहता है कि आप सभी के लिए एक स्पेशल दावत रखी गई है। वहां वेटर अंदर से लसांगा नाम की एक डिश सभी के लिए लेकर आता है। डॉन ऑर्को को यह डिश बहुत पसंद आती है, हालांकि वह अभी डरे हुए थे। वो कह रहे थे कि डॉन ओनर्ग को कहां पर है, क्या वह हमारे साथ नहीं खाएंगे? तो इस पर फेंको कहता है कि नहीं, बदकिस्मती से वह इसे खा नहीं सकते। अभी जब वह ऐसा कह रहा था तभी वहीं बैठे एक आदमी को उस खाने में एक दांत मिलता है और बाकी पूरी बात क्लियर थी। इस वजह से सभी वहीं उल्टी करने लग जाते हैं। वैसे वहीं दूसरी तरफ इस वक्त एंजेलो, नीरो, कॉर्टियो, टाइगर, वोपोल और बारबेरो सभी लोग एक दूसरे रेस्टोरेंट में बैठकर अभी इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे। वेंजेलो कह रहा था कि हमने फेंको की मदद की। इस चीज से फेंको के जो दुश्मन अब वह हमारे दुश्मन बन चुके हैं, पर बाकियों को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकले हैं जिससे सभी कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते। वैसे तभी ये सीन चेंज होकर रोनाल्डो, ग्लेसिया और फियो वेनिटी पर आता है, जो अभी अपने कमरे में था, जहां फियो कह रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम नीरो को फिर से हमारी फैमिली जॉय करने दे और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए, क्योंकि वैसे भी अब और को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इस पर रोनाल्डो कहता है कि बिल्कुल, अगर नीरो ये प्रॉमिस करता है कि वह हमारे लिए हमेशा लॉयल रहेगा तो हम उसे वापस फैमिली में आने दे सकते हैं। पर जहां तक बात रही वैनिटी फैमिली को चलाने की, तो वह काम तो फ्रेड ही करेगा। वैसे अब सीन अगले दिन पर आता है जहां हम देखते हैं कि एंजेलो और नीरो दोनों ही अभी फेंको से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे। फेंको एक पिज्जा के साथ उनका स्वागत करता है और उन्हें शुक्रिया कहता है उसकी मदद करने के लिए। साथ ही अभी वह नीरो से मदद मांग रहा था वैनिटी फैमिली को भी अपना बनाने के लिए, जिस पर नीरो उसे मदद करने के लिए हाँ कर देता है और बाद में ये लोग गुड बाय कहकर वहां से चले जाते हैं। अब इन लोगों के जाते ही हमें फेंको के रियल इंटेंशंस का पता चलता है। उसे ऑर्को फैमिली और वैनिटी फैमिली के बाद लोलेस हेवन भी चाहिए। लोलेस हेवन असल में वैनिटी फैमिली के द्वारा बनाई गई वो कंपनी है जिसमें वो लोग एंजिलो और कॉर्टियो की बनाई हुई मूनसाइन को अलग नाम से बेचते हैं। वैसे वहां बाहर नीरो और एंजिलो, जो कि अभी कार से जा रहे थे, वो भी अभी इस बारे में बात कर रहे थे। वो भी जानते हैं कि फेंको को लोलेस हेवन चाहिए और उसे जब ये सब चीजें मिल गईं और जब एंजिलो और नीरो की जरूरत उसे ना पड़ी तो वह इन दोनों को भी जान से मार देगा। इसीलिए जल्दी उन्हें इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना होगा। वैसे अभी के लिए एक बार में पहुंचते हैं जहां नीरो की मुलाकात गेंजो से होती है। गेंजो असल में उसके फादर विंसेंट वैनिटी का लेफ्ट हैंड मैन है, जिस पर वो लोग बहुत भरोसा करते हैं। खैर, अभी गेंजो नीरो से कह रहा था कि किसी तरह उसे वैनिटी फैमिली में वापस लौटना होगा। सभी लोग उसे बहुत याद कर रहे हैं। खैर, वहीं दूसरी तरफ अभी फ्रेड और रोनाल्डो बात कर रहे थे कि आखिर वो नीरू का क्या करें। रोनाल्डो यही कह रहा है कि तुम्हारे भाई को रास्ते से हटाना ही होगा क्योंकि वह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हालांकि अभी गेंजो भी वहां पर मौजूद था। वो फ्रेड से कहता है कि वह कभी नहीं चाहता कि दो भाई आपस में लड़े, इसीलिए वह जो भी करें सोच समझ कर करें। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि एंजेलो नीरो अभी रास्ते से जा रहे थे, तभी एक कार वहीं से गुजरते हुए उनके सामने आकर रुकती है, जिसमें नीरो की बहन फियो बैठी थी। वो नीरू को अपने साथ लेकर जाती है। जहां पर ये लोग जाते हैं वहां फ्रेड भी ऑलरेडी मौजूद था। असल में फ्यू ने ही उसे बुलाया था क्योंकि इन दो भाइयों के झगड़े से बहुत ज्यादा थक चुकी थी। वो अभी उन्हें समझा रही थी कि उन्हें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, वो फिर से हाथ मिला सकते हैं। वैसे भी किसी दूसरे फैमिली के चलते लड़ाई कर रहे हैं वो। इस पर फ्रेड कहने लगता है कि गलती नीरो की है, वही खुद को ज्यादा समझदार समझता है और इसी ने ही गड़बड़ की, जिस वजह से पहले ऑर्को फैमिली और अब ग्लेसिया फैमिली के साथ हमारे रिलेशन बिगड़ रहे हैं। असल में फ्रेड नीरो की नेचुरल कैपेबिलिटी से थोड़ा जलता था और इसी जलन के चलते वह अभी कह देता है कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए, अगर तुम मर जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने जैसे ही यह बात कही, फियो ने तुरंत ही खड़े होकर उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम अपने बड़े भाई से इस तरह से बात नहीं कर सकते। साथ ही सजेशन दिया कि नीरो और रोनाल्डो को कुछ देर बैठकर इस बारे में बात करनी चाहिए, जिससे कि यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इन्होंने भी फैसला कर लिया था कि यह लोग ऐसा ही करेंगे क्योंकि अब उनकी बहन ने भी कह दिया है, इसीलिए अब बात माननी पड़ेगी। अभी वहां एंजेलो को जब इस सब सिचुएशन के बारे में पता चला तो वह वपुल के पास पहुंचा। उसने उससे कहा कि नीरो को फ्रेड से नहीं बल्कि रोनाल्डो से खतरा है, क्योंकि रोनाल्डो ही वह पर्सन है जो कि फ्रेड को भड़का रहा है। अगर हम रोनाल्डो को खत्म कर दे तो पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। वो पुल नीरो के लिए कुछ भी कर सकता था, इसी वजह से वो इस चीज के लिए मान गया और ये लोग एक गाड़ी में बैठकर रोनाल्डो के पास से गुजरे, जहां वो पुल ने रोनाल्डो पर गोली चलाई,
लेकिन गोली गलती से बस उसके हाथ पर लगी और इतने में ही रोनाल्डो के एक गार्ड ने वो पुल पर गोली चलाई जो कि उसके कंधे पर लग गई थी। हालांकि दोनों को ही जान की हानि का खतरा नहीं था, लेकिन एंजेलो ने गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ा और वॉपुल से उसे रोकने को कहा। अभी गाड़ी सीधा पेड़ से जाकर टकरा चुकी थी और अचानक ही एंजेलो ने वॉपुल को गोली मार दी और खुद वहां से चला गया। जब रोनाल्डो और फ्रेड उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने वॉपुल को वहां पर देखा। फ्रेड को लगा कि शायद नीरो ने ही वॉपुल को ऑर्डर दिया था रोनाल्डो को जान से मारने के लिए। इस चीज को सोचकर फ्रेड को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से नीरो ग्लेसिया फैमिली को गुस्सा दिला रहा है। फ्रेड असल में इन बड़ी फैमिली से बहुत डरता है और उसे नहीं लगता कि उसकी वैनिटी फैमिली कभी इन बड़े फैमिलीज के सामने टिक पाएगी। इस वजह से वो शुरुआत से ही रोनाल्डो के सामने सरेंडर कर चुका है और हमेशा उसकी बात मानता है। अभी नीरो ने जो कुछ भी किया उस चीज के चलते उसने फैसला किया है कि वो नीरो को खत्म करके रहेगा। वैसे रोनाल्डो को सिर्फ हाथ पर चोट लगी थी। अभी हम देखते हैं कि जब वो घर पर था तब फियो से कहता है कि वक्त आ चुका है कि हम सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। तुम नीरो को यहां पर बुलाओगी और उसे बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो तुमसे मिलने जरूर आएगा। फियो ने भी बात मान ली और नीरो को यह मैसेज भेजा। अभी नीरो तो नहीं आया था, पर एंजेलो एक बुके लेकर पहुंचा और वो उसने फियो को दिया। साथ ही कहा कि नीरो जल्दी यहां पर पहुंचता होगा। उस बुके के ऊपर एक छोटा सा कागज था जिसमें फियो के लिए कोई मैसेज था। एंजेलो वहां से बाय कहकर चला गया। बाद में फियो देखती है कि रोनाल्डो ड्रॉवर से एक गन निकालकर अपने कपड़े में छुपा रहा है। वो पूछती है कि क्या तुम नीरो को मारने वाले हो? जिस पर रोनाल्डो कहता है कि हम सभी के लिए यही सही होगा। वो मेरी जान लेना चाहता है, मेरे बाद वो फ्रेड को भी मार देगा। हमें उसे अब भी ही रोकना होगा। हालांकि इतने में ही फियो ने तुरंत ही गोली चला दी और रोनाल्डो को मार दिया, जिससे कि यह सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। वैसे वहां दूसरी तरफ एंजेलो नीरो को लेकर लाइब्रेरी पहुंचा, जहां फ्रेड नीरो का इंतजार कर रहा था। अभी फ्रेड के चेहरे पर एक उदासी थी और साथ ही एक डर भी था। वहीं सामने एक किताब रखी हुई थी। एंजेलो जब उस किताब को उठाता है तो वह और नीरो देखते हैं कि वहां एक गन है जो कि फुल्ली लोडेड छुपाकर वहां फ्रेड ने रखी थी। अभी एंजेलो दो भाइयों की प्रॉब्लम के बीच में फंसना नहीं चाहता था। इसी वजह से वो फ्रेड और नीरो दोनों से कहता है कि तुम दोनों को जो सही लगे तुम वो करो, मैं यहां से जा रहा हूं। इतना कहकर वो लाइब्रेरी से बाहर चला गया, जहां दोनों ही भाइयों ने एक दूसरे पर गन पॉइंट कर दी थी और दोनों ने ही ट्रिगर दबा दिया। लेकिन जान सिर्फ फ्रेड की गई, क्योंकि बंदूक नीचे रखते वक्त एंजेलो ने फ्रेड की बंदूक को खाली कर दिया था। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि फियो अभी ट्रेन में बैठकर इस सिटी से जा रही एंजेलो वहां उसके करीब आकर उसके कान में कहता है कि एक बात ध्यान रखना, फ्रेड ने रोनाल्डो को मारा है और ग्लेसिया फैमिली के साथ धोखा किया है। इस वजह से नीरो ने अपने भाई की जान ली, जिससे वह यह बता सके कि ग्लेसिया फैमिली अभी भी उनकी दोस्त है और यही स्टोरी तुम सभी को बताओगी, जिससे नीरो कोई प्रॉब्लम में ना फंसे। वैसे वहां दूसरी तरफ नीरो अभी अपने भाई के चले जाने से बहुत ज्यादा उदास था। वो डिप्रेशन में जा चुका था, पर एंजेलो उसके पास आकर कहता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ हूं, मैं भी तुम्हारे भाई की तरह ही हूं। वैसे एक तरफ जहां यह सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ फेडरल ब्यूरो का ऑफिसर चेंज हो चुका था। साकुसा की जगह अब एक नया ईमानदार ऑफिसर डेल्फी आ चुका था, जिसने आते ही मीडिया में यह चीज जाहिर कर दी कि उसका मेन टारगेट वैनिटी फैमिली और डॉन फेंको होंगे, जो कि मार्केट में वाइन की सप्लाई को बढ़ा रहे हैं। ये बात जब बारबेरो को पता चली तो उसने नीरो को सजेशन दिया कि वह वाइन की सेल्स को अभी कम करे, उन्हें मार्केट में कम माल उतारना चाहिए। लेकिन नीरो का सोचना है कि उन्हें किसी छोटे मोटे ऑफिसर से डरने की जरूरत नहीं। वैसे अगले सीन में एंजेलो और कॉटियो एक बार में डेल्फी से जाकर मिलते हैं। एंजेलो उसे पैसे का ऑफर करता है, लेकिन डेल्फी ने पैसे लेने से मना कर दिया था, जिस वजह से एंजेलो उसे उसकी वाइफ और उसकी 4th क्लास में पढ़ रही बेटी की धमकी देता है और डरा कर वो पैसे दे देता है। अभी यहां पर कॉटियो एंजेलो का यह बिहेवियर देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, पर डेल्फी ने फिर भी वह पैसे लौटा दिए थे। कॉटियो वहां से बाहर निकलकर एंजेलो से कहता है कि जिस चीज से तुम नफरत करते थे, धीरे धीरे तुम वही बनते जा रहे हो। हालांकि एंजेलो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी सिराटो कॉर्टियो से मिलने के लिए आया था, क्योंकि फेंको चाहता है कि कॉर्टियो उसे ज्वाइन कर ले और उसके लिए वाइन बनाना शुरू कर दे। हालांकि कॉर्टियो भी इस बारे में कुछ बात करना चाहता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ डेल्फी अभी भी बाज नहीं आया था। वो इन लोगों पर रिसर्च कर रहा होता है और इनके खिलाफ सबूत ढूंढ रहा होता है, जिस वजह से नीरो डिसाइड करता है कि डेल्फी के घर के बाहर फायरिंग करनी होगी। पर एंजेलो सजेशन देता है कि नहीं, हमें उसकी फैमिली को इस चीज में इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी वह समझेगा। वैसे जब यह बात कॉर्टियो को पता चली तो उसने एंजेलो से कहा कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है,
पर एंजेलो उससे कहता है कि वह उसकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। अगले ही सीन में डेल्फी के घर पर जब वह अपनी वाइफ और अपनी बेटी को बाय कह रहा था क्योंकि वह कहीं बाहर जा रहा होता है, तब डेल्फी के मन में एक डर था और अचानक ही उसे एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। घर से बाहर निकलते समय वह गाड़ी को जलते हुए देखता है और अभी एक पल के लिए उसने सब कुछ खो दिया था। पर तभी उसकी वाइफ और बेटी वहां पास से निकल कर आते हैं, जो कि गाड़ी में बैठे ही नहीं थे। गाड़ी में सिर्फ उनका ड्राइवर था। अभी ये सब कुछ देखकर डेल्फी इतना ज्यादा डर जाता है कि उस रिसर्च को वहीं छोड़ देता है, क्योंकि उसकी रिसर्च से ज्यादा उसे अपनी फैमिली प्यारी थी। वैसे अगले दिन एंजिलो, नीरो और बारबेरो तीनों ही मार्केट आए हुए थे अपने उस बड़े से नए मेंशन के लिए कुछ सामान खरीदने, जहां पर अचानक ही उन पर हमला होता है। एंजिलो ने पहले ही उन लोगों को नोटिस कर लिया था, इसी वजह से तुरंत ही वार्निंग देने के कारण यहां नीरो की जान बच गई, वरना वो लोग नियर को खत्म करने के लिए वहां पर आए थे। अभी ये चीज गौर करने वाली थी कि आखिर उन लोगों को नीरो के वहां होने का पता कैसे चला। इस चीज के चलते उन सभी लोगों पर शक किया जा रहा था जिन्हें इस चीज की खबर थी। खैर, उसी रात हम फेंको और कॉर्टियो को एक ही कार में बैठे हुए देखते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि कॉर्टियो ने ही नीरो की खबर फेंको को दी थी, क्योंकि फेंको नीर को खत्म करना चाहता है। हालांकि अभी कॉर्टियो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि फेंको को यह खबर दी और अगर ये बात किसी और को पता चली तो कॉर्टियो की जान ले ली जाएगी। वैसे जब कॉर्टियो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के पास था, तभी बारबेरो उसके पास आता है और उसे बताता है कि सभी पर शक किया जा रहा है, ना जाने कौन है जिसने ये खबर फैलाई। अभी कॉर्टियो बहुत डरा हुआ था। साथ ही वह नोटिस करता है कि बारबेरो उसकी तरफ बहुत अजीब तरीके से देख रहा है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि वह कुछ जानता हो। जब कॉर्टियो वापस घर लौटा तो रास्ते में उसने घर में बैठे एक आदमी को अपने घर की तरफ देखते हुए नोटिस किया, जिसका मतलब सभी को कॉर्टियो पर ही शक है। एंजिलो भी कॉर्टियो का यह अजीब बिहेवियर नोटिस कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता कि कॉर्टियो के दिमाग में चल क्या रहा है। वैसे दूसरी तरफ वहां साकुसा फेंको से आकर मिलता है और बताता है कि उसने लोलेस हेवन जैसी वाइन का सेम फार्मूला पता लगा लिया है। अभी तुरंत ही ये कॉल कॉर्टियो को लगाया जाता है और उसे फेंको अपने पास बुलाता है। जब कॉर्टियो वहां पर पहुंचा तो फेंको ने उसे वाइन ऑफर की। उस वाइन को पीते ही कॉर्टियो हैरान हो गया, क्योंकि वह वाइन बिल्कुल सेम टू सेम लोलेस हेवन जैसी थी। अभी फेंको बताता है कि उसके पास सब फार्मूला आ चुका है, इसीलिए उसे कॉर्टियो की अब कोई जरूरत नहीं। कॉर्टियो ये सुनकर पीछे हटता है और गलती से सोफे से टकराकर नीचे गिर पड़ता है। अभी नीचे गिरते ही वह सीधा साकुसा की लाइफलेस बॉडी से टकराया था, जिससे उसे यह चीज क्लियर हो चुकी थी कि साकुसा जैसे ही फेंको को वो इंग्रेडिएंट्स मिले, उसने साकुसा को भी मार दिया। अभी फेंको एक हॉकी स्टिक लेकर वहां कॉर्टियो को भी मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर तभी कॉर्टियो ने पास ही पड़ा टेलीफोन उठाकर उसे सीधा फेंको के सर पर दे मारा और जब तक फेंको की जान नहीं चली गई तब तक वो उसे बार बार मारते रहा। यहां फेंको का मर्डर करके कॉर्टियो वापस अपने घर पर लौट आया था, लेकिन अचानक ही उसके घर पर उसे कुछ मेहमान मिलते हैं। वैसे वहां दूसरी तरफ एंजिलो, जो कि अभी सोकर उठा था, उसे कई बार फोन की आवाज आती है। वो फोन नहीं उठाना चाहता था, लेकिन फिर भी वह फोन उठाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसे गैराज में बुलाया गया, जहां कॉर्टियो को बांध कर रखा गया था, क्योंकि सभी को यह पता चल चुका था कि कॉर्टियो ने ही नीरो की लोकेशन का पता फेंको को बताया था। हालांकि कॉर्टियो अभी भी अपना सच कबूल नहीं कर रहा, इसी वजह से इसको इस तरह से बांध कर रखा गया होता है। गेंजो, जो कि डॉन विंसेंट वैनिटी का लेफ्ट हैंड मैन है, वह आगे आकर कॉर्टियो से जबरदस्ती सच उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉर्टियो अपना मुंह नहीं खोलता। अभी एंजिलो को भी पूरी बात जाननी थी, इसलिए वो सिराटो को अपने घर पर बुलाता है। सिराटो बताता है कि फेंको कॉर्टियो को अपनी तरफ करना चाहता था और इसी वजह से उसने कॉर्टियो से मदद ली और कॉर्टियो ने तब मदद की, लेकिन अब वो प्रॉब्लम में फंस चुका है। खैर, एंजिलो याद करता है कि कॉर्टियो ने एक बार उससे कहा था कि एंजिलो की वजह से एक दिन वह सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसेगा, और अभी इसी चीज को याद करते हुए एंजिलो तुरंत उस गराज के पास पहुंचता है जहां कॉर्टियो को बांध कर रखा गया था। हालांकि एंजिलो गराज के मेन गेट तक पहुंच पाता, इसके पहले उसे फायरिंग की आवाज सुनाई देती है और गराज का दरवाजा खुलता है। वहां से गेंजो निकल कर आता है, जिसके हाथ पर गोली लगी हुई थी। वह बताता है कि कॉर्टियो और कार्मेलो दोनों ही मिले हुए थे। कार्मेलो कॉर्टियो की मदद कर रहा था यहां से भागने में। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, जिसमें से कार्मेलो की जान चली गई, लेकिन कॉर्टियो बचकर निकल गया। अभी एंजेलो ने यह पूरी बात सुनी, लेकिन उसे नहीं लगता कि कॉर्टियो ऐसा कर सकता है, और वैसे भी अगर वह तब बचकर भागता तो वह एंजेलो के पास ही आता। खैर, रात के समय एंजेलो को एक फोन कॉल आती है, जो कि कॉर्टियो की तरफ से थी। कॉर्टियो कह रहा था कि एंजेलो को नीरो विंसेंट को खत्म करना होगा। कॉर्टियो अभी ये बात बिल्कुल इस तरह से कह रहा था जैसे कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो,
जिससे एंजेलो समझ गया कि उसे किसी ने हॉस्टेज बनाकर रखा है। अभी कॉर्टियो यहाँ पर ज्यादा बात तो नहीं करता, लेकिन आखिर में वह यह बताने वाला था कि एंजेलो को वो लेटर किसने भेजा था। लेकिन जैसे ही वह बताना शुरू करता है तभी फोन कट हो जाता है। वैसे अगले दिन नीरो एंजेलो को विंसेंट के ऑफिस में बुलाता है, क्योंकि विंसेंट आज पूरा काम धंधा नीरो के हाथ में सौंपने वाला था। मतलब आज से नीरो डॉन की पोजीशन को संभालेगा। अभी वहां पर वह शपथ वगैरह ली जाती है और फिर काम की बात करी जाती है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि ऑर्को फैमिली, ग्लेसिया फैमिली और विंसेंट वेनेटी फैमिली, तीनों फैमिली साथ मिलकर क्रिएट कर रहे थे, जिसमें से उनके बॉन्ड को मेन फोकस रखा जाएगा। लेकिन अभी हालात थोड़े से खराब है, पर फिर भी वह प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है, जिस चीज के बाद इनका बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपस में फैमिलीज हाथ मिला लेंगी तो एक बड़ा एरिया कवर किया जा सकता है। ये शिकागो नाम की एक जगह को चुन रहे थे अपने लॉलेस हेवन की धंधे को बढ़ाने के लिए। अभी फेंको के मारे जाने के बाद जो पूरी ऑर्को फैमिली के वो लोग हैं वह वैनिटी फैमिली के अंडर आने लगे हैं। मतलब वह इन्हीं के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। इसका मतलब उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी गैलेसिया फैमिली को अपनी तरफ करना जरूरी है। उनसे इनके रिलेशन तो अच्छे हैं, लेकिन डॉन गैलेसिया को फिर भी इस चीज के लिए मनाना होगा, जिस चीज के चलते नीरो एंजेलो को वहां पर भेजना चाहता है, इस चीज का पूरा डिस्कशन करने के लिए। लेकिन बारबेरो कहने लगता है कि इस काम के लिए वह ज्यादा परफेक्ट है, पर नीरो कहता है कि नहीं, अभी एंजेलो को वहां पर जाने दो, वो इजीली इस काम को संभाल लेगा। वैसे रात के ही समय हम देखते हैं कि एंजेलो, टाइगर और नीरो बैठे हुए थे, जहां वो किसी फोटो को देख रहे थे। इस फोटो में डेल टूरो नाम का एक आदमी था जो कि नीरो का दोस्त है, जो अभी करीबन 7 साल की सजा काट कर आया है। एंजेलो यह सुनकर हैरान था। वो तुरंत ही पूछता है कि क्या तुम इसके साथ भी कभी मिशन पर गए हो, जिस पर नीरो बताता है कि नहीं, अभी तक वो इसके साथ किसी सीक्रेट मिशन पर नहीं गया। इससे एंजेलो को यह चीज क्लियर हो गई थी कि वो लेटर वाला चौथा आदमी डेल टोरो बिल्कुल नहीं है। अभी जब एंजेलो वहां से उठकर जा रहा था, तभी नीरो कहने लगता है कि उसका निशाना बहुत कमजोर है। 7 साल पहले वो किसी पर भी गोली नहीं चला पाया। एंजेलो कहता है कि अगर वह बच्चा अब तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम अब भी उस पर गोली चला पाओगे? इतना कहकर एंजेलो वहां से चला गया था। अभी हम देखते हैं कि एंजेलो गेंजो के घर पर पहुंचता है, जहां वो दरवाजा खोलकर जैसे ही गेंजो बाहर आया तो उससे कहने लगता है कि तुम ही वो चौथे इंसान थे जिसने मुझे वो लेटर लिखा। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होकर सीधा अगले दिन पर आ जाता है, जहां एंजेलो एक समुद्र के रास्ते गैलेसिया फैमिली से मिलने के लिए जा रहा था। गैलेसिया फैमिली एक दूसरी जगह रहती है। ये 2 अलग अलग आइलैंड थे जिनका रास्ता पानी से थोड़ा जल्दी कवर हो सकता था, और ये जर्नी करीबन पूरे 1 दिन की होती है। यहाँ टाइगर एंजेलो को बाय कहने के लिए आया था। साथ ही वह यह चीज देखने के लिए भी आया था कि एंजेलो कहीं अपने दोस्त कॉर्टियो की मदद तो नहीं कर रहा। असल में उन लोगों को एंजेलो पर भी थोड़ा शक था। खैर यहाँ कॉर्टियो तो नहीं था, इसीलिए टाइगर एंजेलो को बाय कहकर लौट आता है। पर वहां बोट जब आगे बढ़ी तो हम एंजेलो के साथ कॉर्टियो को भी देखते हैं, जिसने अपना बेस बदल रखा था। दूसरी तरफ वहां टाइगर ने वापस लौटकर बता दिया था कि एंजेलो अकेला गया है, कॉर्टियो उसके साथ नहीं था। अभी नीरो तो वही बात कर रहा था कि उसे एंजेलो पर पूरा भरोसा है, इसीलिए उन लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे अब हमें रात का वह सीन दिखाया जाता है जहां पर एंजेलो गेंजो के घर पर पहुंचा था। गेंजो ने यह चीज एडमिट कर ली थी कि वही वह चौथा पर्सन है। हालांकि एंजेलो उससे कहता है कि अगर तुम ही वह चौथे आदमी थे तो तुमने मुझे कोई लेटर क्यों लिखा? इस पर गेंजो कहता है कि मैं वैनिटी फैमिली को खत्म करना चाहता हूं, मुझे उनकी हर एक चीज चाहिए। हालांकि एंजेलो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि वैनिटी फैमिली से मैं खुद भी बदला लेना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें कॉर्टियो को मेरे साथ जाने देना होगा। इस पर गेंजो कहता है कि अगर मैं इस चीज के लिए मना कर दूं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तो एंजेलो कहता है कि मैं वो लेटर किसी दूसरे हाथ में सौंप कर आया हूं। अगर मैं यहां से वापस नहीं लौटा तो वो लेटर वैनिटी फैमिली तक खुद ब खुद पहुंच जाएगा, और फिर तुम समझ सकते हो कि क्या होगा। ये बात सुनकर गेंजो ने कॉर्टियो को एंजेलो के साथ जाने दिया। अभी एंजेलो और कॉर्टियो दूसरे आइलैंड पर पहुंचकर वहां कुछ समय रुकने का फैसला करते हैं। वहां वो करीबन 1 दिन तक रुक गए थे। एंजेलो कॉर्टियो को वहीं छोड़कर सीधा शिकागो की तरफ निकल जाता है, क्योंकि डॉन गैलेसिया शिकागो में ही रहता था। वहां से बातचीत करके एंजेलो वापस लौट रहा होता है, और वहीं अभी दूसरी तरफ नीरो और बाकी सभी अपने कमरे में बैठे थे, जहां बात चल रही थी कि एंजेलो अभी तक क्यों नहीं लौटा, क्योंकि शिकागो तक जाकर वापस लौटने में करीबन 2 दिन लगते हैं, 1 दिन जाने का और 1 दिन आने का। लेकिन एंजेलो को 4 दिन बीत चुके हैं। वैसे अब इतने में ही एंजेलो वहां पर पहुंचता है और कहता है कि मीटिंग सक्सेसफुल रही। डॉन गैलेसिया इस चीज के लिए तैयार है
और प्लेग्राउंड की ओपनिंग में उनका नेफ्यू स्टेगा यहाँ पर जरूर आएंगे। अभी एंजेलो ने जो प्लेग्राउंड कहा, ये असल में वही बड़ी सी मेंशन वाली जगह होने वाली है जो कि वैनिटी फैमिली, ऑर्को फैमिली और गैलिसिया फैमिली मिलकर क्रिएट करवा रहे थे। वैसे इस जगह पर आने के पहले एंजेलो गेंजो से जाकर उसके घर पर मिला था, जहां गेंजो ने एंजेलो को कुछ गोलियां दी थीं और कहा था कि प्लेग्राउंड के ओपनिंग में डॉन गैलेसिया और विंसेंट आमने सामने होंगे, तब तुम अपना बदला ले सकते हो पूरी वैनिटी फैमिली से। एंजेलो ने इस चीज के लिए हां कर दी और अभी अगले ही दिन बारबेरो एंजेलो को अपने पास बुलाता है क्योंकि उसे कुछ सबूत मिले हैं एंजेलो के खिलाफ। उसे लगता है कि कॉर्टियो को भगाने में मदद एंजेलो ने ही की थी। खैर, एंजेलो वहां पहुंचता है और कहता है कि इस चीज में उसका कोई भी हाथ नहीं था। अचानक ही पास के गेट से बारबेरो का एक आदमी कॉर्टियो को लेकर अंदर घुस आता है। अभी पहली बार एंजेलो के चेहरे पर किसी ह्यूमन की तरह एक्सप्रेशन थे, क्योंकि अभी तक हर चीज उसके प्लान के हिसाब से चल रही थी, लेकिन यह चीज उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। असल में हुआ यह कि कॉर्टियो जिस आइलैंड में जिस घर के अंदर था, वहां एक लेडी ने कॉर्टियो को एक फोन दिया जिसमें गेंजो ने उससे कहा कि एंजेलो की जान खतरे में है, इसीलिए तुम्हें वापस विंसेंट मैनसन लौटना होगा। कॉर्टियो ने बिना कुछ सोचे बात मान ली और वह यहां पर आ गया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि यहां पर वो पकड़ा गया। खैर, अभी एंजेलो पर से ये इल्जाम हट चुका था क्योंकि कॉर्टियो को पकड़ा जा चुका है। इसका मतलब एंजेलो का उसे छुपाने में कोई हाथ नहीं था और कॉर्टियो खुद भी कुछ नहीं बताने वाला। अभी बारबेरो नीरो को बुलाता है जो कि डिसाइड करता है कि एंजेलो की इनोसेंस को साबित करने के लिए और साथ ही एंजेलो की वैनिटी फैमिली के प्रति लॉयल्टी साबित करने के लिए उसे कॉर्टियो की जान लेनी होगी, क्योंकि कॉर्टियो ने उन्हें धोखा दिया। एंजेलो के हाथ में गन थी जिसे उसने कॉर्टियो की तरफ कर रखा था। कॉर्टियो हंसकर उससे कहने लगता है कि तुम्हें याद है, तुमने मुझसे कहा था कि हम माफियाज को वाइन बेचेंगे। वो बोलता है कि घबराओ मत, तुम गोली चलाओ, क्योंकि मुझे बहुत पहले से पता था कि ऐसा कुछ जरूर होगा। तुम अपना काम पूरा करना। अभी एंजेलो ने गोली चलाई और अपने दोस्त की जान ले ली। एंजेलो अंदर ही अंदर टूट चुका था, लेकिन स्माइल करते हुए वह कहता है कि जल्द ही मैं भी वहां पर आकर तुमसे मिलूंगा। वैसे अब वो समय आ चुका था जब उस प्लेग्राउंड नाम की जगह की ओपनिंग शुरू होनी थी। इस चीज के लिए डॉन गैलेसिया, उनका नेफ्यू स्टेगा और साथ ही गैलेसिया फैमिली की बहुत बड़ी बटालियन वहां पर पहुंच चुकी थी। यहाँ बहुत लोग आ रहे थे, इसीलिए गार्ड्स बहुत भरोसे वाले रखने थे। बर्बेरो को अभी भी एंजिलो पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वह नीरो से कहता है कि हमें एंजिलो को एज अ गार्ड वहां पर अपॉइंट नहीं करना चाहिए। लेकिन नीरो को एंजेलो पर अंधा विश्वास था, जिस वजह से वह बारबेरो की बात नहीं मानता। वैसे उस ओपनिंग के एक दिन पहले शाम के समय गेंजो और एंजेलो एक बार में मिलते हैं, जहां एंजेलो गेंजो को वो लेटर देते हुए कहता है कि खुद की हैंडराइटिंग में इसके 4th पर्सन में तुम्हारा नाम भी ऐड करो, जिससे कि अगर किसी को ये लेटर मिले तो किसी को ये शक ना हो कि ये लेटर तुमने मुझे लिखा था। गेंजो ने बात मान ली तो एंजेलो कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैंने देखा है कि तुम तब तक कार में बैठे हुए थे, तुमने मेरी फैमिली पर गोली नहीं चलाई। इतना कहकर एंजेलो वहां से उठकर चला गया और तभी वहां पर गैलेसिया के नेफ्यू स्टेगा की एंट्री हुई। वो गेंजो से कहता है कि क्या तुम्हें इस लड़के पर पूरा भरोसा है? जिस पर गेंजो कहता है कि हाँ, भरोसा तो है, ये काम जरूर खत्म करेगा। वैसे गेंजो पूछता है कि क्या डॉन गैलेसिया हमारे प्लान के बारे में जानते हैं? तो अस्टेगा कहता है कि नहीं, ये चीज उनके लिए भी सरप्राइज होगी। खैर, अब वो दिन आ चुका था जब उस प्लेग्राउंड की ओपनिंग शुरू होनी थी। बाहर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी थी, खासकर विंसेंट के ऑफिस के बाहर खुद डेल टोरो खड़ा हुआ था, जिसे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी गई है इस तरह की सिचुएशन को संभालने की। हालांकि डॉन गैलेसिया के 2 आदमी आकर डेल टोरो पर हमला करते हैं। डेल टोरो किसी तरह से बच जाता है और आगे बढ़कर विंसेंट के ऑफिस की तरफ जाने लगता है, जिससे वह उसे इस बारे में बता सके। पर तभी वहां एंजेलो आकर पीछे से हमला कर देता है और डेल टोरो की जान ले लेता है। उसे ऐसा करते हुए टाइगर और बारबेरो ने देख लिया था। वो दोनों उसे पकड़कर बेसमेंट में ले जाते हैं और बांध देते हैं। वो पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो एंजेलो उस लेटर के बारे में बताता है। लेटर में जैसे ही वह सभी के नाम पढ़ते हैं तो तुरंत गेंजो को बुलाते हैं, क्योंकि नीरो और विंसेंट दोनों सभी अलग अलग कामों में बिजी हैं। अभी टाइगर वहां से जा चुका था। वहां सिर्फ बारबेरो और एंजेलो थे जो कि बंधा हुआ है। यहाँ गेंजो कहता है कि इस लड़के को यहीं पर खत्म कर देना सही होगा। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की खुशी के मौके पर नीरो को इस तरह की खबर मिले। अभी बारबेरो को भी बात सही लगती है और वह तुरंत एंजेलो की तरफ अपनी गन पॉइंट करता है। हालांकि अभी वह गोली चला पाता, इसके पहले ही गेंजो ने गोली चलाकर बारबेरो की जान ले ली और एंजेलो को आजाद कर दिया। जब वहां नीरो पहुंचा तो गेंजो ने कहा कि एंजेलो बचकर भाग गया, उसने बारबेरो की जान ले ली, हमें उसे रोकना होगा। दूसरी तरफ एंजेलो सीधा अभी
विंसेंट के ऑफिस की तरफ भागा था। जहां पहुंचकर वो विंसेंट की तरफ अपनी गन पॉइंट करता है और विंसेंट भी समझ चुका था कि एंजेलो कौन है। लेकिन यहां पर एंजेलो खुद के बारे में बताते हुए कहता है कि वो टेस्टालूसा का बेटा है जो कि बदला लेने आया है। अभी विंसेंट ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और सच को स्वीकार कर लिया था। पर एंजेलो विंसेंट की जगह यहां डॉन गैलेसिया को गोली मार देता है और उसकी जान ले लेता है। ये देखकर स्टेगा को लगा कि शायद गेंजा ने धोखा दिया है। इस वजह से स्टेगा ने गेंजो की जान ले ली और एंजेलो शहर में रहते वहां से निकल गया। एंजेलो ने विंसेंट की जान इसीलिए नहीं ली क्योंकि विंसेंट खुद मर रहा है। उसे एक बीमारी है जिसके चलते उसकी जल्दी ही मौत होने वाली है। इस कारण से उसने इतनी जल्दी नीरो को पूरा कंट्रोल दे दिया। अभी जब एंजेलो वहां से निकल रहा था तो नीरो की नजर एंजेलो पर पड़ती है, लेकिन एंजेलो भीड़ में ही कहीं गायब हो गया। वहीं दूसरी तरफ डॉन गैलेसिया का नेफ्यू स्टेगा अपने सभी आदमियों को ऑर्डर देता है कि वेनेटी फैमिली का एक भी आदमी यहां से जिंदा बचकर जाना नहीं चाहिए, जिस वजह से वहां जंग छिड़ जाती है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। वैसे नीरो अभी भी अपने फादर को ढूंढ रहा था, तो उसे जब तक अपने फादर मिले तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके मुंह से और भी ज्यादा खून निकलना शुरू हो चुका था और वह लगभग अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। वो नीरो से कहते हैं कि किसी चीज का कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड टेस्टासा की जान ली क्योंकि मुझसे पहले डॉन गैलेसिया उस तक पहुंच सकता था, पर अंत में हमारे पास वैसे भी कुछ भी नहीं बचा। इतना कहकर उन्होंने अपनी सांसें रोक ली। वैसे उसी दौरान नीरो को सेरेटो का कॉल आता है जो कि उसे एक बिल्डिंग की लोकेशन बताता है जहां उसे एंजेलो मिलेगा। दूसरी तरफ एंजेलो जो कि उस जगह से भाग रहा था, उसे अस्टगा ने पकड़ लिया और वो उसे अपने साथ एक दूसरी बिल्डिंग में ले आया। जब नीरो वहां पर पहुंचता है तो उसे सामने स्टेगा के दो गार्ड्स दिखते हैं जिन पर हमला करके वो उन्हें खत्म कर देता है और एंजेलो से आकर मिलता है। एंजेलो अभी पूरी तरह से बंधा हुआ था और एंजेलो के सामने वही आइलैंड था जिसमें उस प्लेग्राउंड नाम की जगह को बनाया गया था। अभी पूरा आइलैंड वहां पर जल रहा होता है और इतनी दूरी से भी गोलियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। एंजेलो का बदला पूरा हो चुका है क्योंकि उसने पूरी वैनिटी फैमिली को जलाकर राख कर दिया। बस बचा है तो सिर्फ नीरो। अभी नीरो एंजेलो को लेकर वहां से नीचे आता है जहां सिराटो अपनी कार लेकर खड़ा था। सिराटो अभी यहां पर बहुत दुखी है क्योंकि कॉर्टियो की जान चली गई। उसे बाकी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कॉर्टियो उसका अच्छा दोस्त था, इस वजह से उसके लिए वह थोड़ा दुखी था। हालांकि ये लोग अभी कार में बैठकर उस जगह से निकल जाते हैं। हमें वो सीन दिखाया जाता है जब अस्टेगा एंजेलो को पकड़ कर लाया था। अस्टेगा ने तब एंजेलो की जान नहीं ली, जबकि एंजेलो डॉन गैलेसिया को मारा था। एंजेलो पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं मारा, तो अस्टेगा जवाब देता है कि तुम्हारी ही वजह से तो मैं अब गैलेसिया फैमिली का डॉन बन चुका हूं। आखिर मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं। तब अस्टेगा ने भी अपने आदमियों से कहकर वेनेटी फैमिली को पूरा खत्म करवाने में जोर लगा दिया, जिससे कि सभी फैमिलियों पर बस अब उसका ही कंट्रोल बचे। और इस चीज में वह कामयाब हो चुका है क्योंकि जो थोड़े बहुत लोग बचे थे जैसे टाइगर वगैरह, वो जब सीक्रेटली प्लेग्राउंड से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें भी गैलेसिया के आदमियों ने मार दिया। अभी सिर्फ एंजेलो, नीरो और सेराटो उस जगह से बचकर निकल पाए हैं। वैसे सेराटो जब एक जगह कुछ सामान खरीदने के लिए रुकता है तो एंजेलो और नीरो वहां से चुपचाप गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। खैर, एंजेलो तो अभी बंधा हुआ था। यह काम नीरो का था जो कि एंजेलो को अपने साथ लेकर गया। नीरो पूछता है कि आखिर तुमने मेरी जान क्यों नहीं ली, तो एंजेलो कहता है कि मैंने तुम्हारी जान इसीलिए नहीं ली क्योंकि तब तुम भी मुझे नहीं मार पाए थे और वैसे भी मैं तुम्हें मौत का दर्द नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा बदतर चीज महसूस करवाना चाहता था जो कि मैंने कराई। बस मुझे दुख इस बात का है कि विंसेंट ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाए, वरना वह भी इस चीज को महसूस करते। इससे नीरो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। वैसे भी इन दोनों के पास ही कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं बची है कि यह कहां जाएंगे। इसी वजह से नीरो एंजेलो से कार में रखा मैप निकालने को कहता है, पर एंजेलो खुद ब खुद उसे एक लोकेशन बताता है और कहता है कि इस डायरेक्शन में चलो, इससे हम एक बीच के पास पहुंचेंगे। एंजेलो आज से पहले कभी किसी बीच पर नहीं गया, इस वजह से वो वहां पर जाना चाहता था। नीरो ने भी बात मान ली, लेकिन वो जगह अभी दूर है। इस वजह से रात को ये लोग एक जंगल में रुककर कैंप लगाते हैं। वो बिल्कुल पहले की तरह बात कर रहे, बस फर्क यह था कि तब नीरो एंजेलो पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था और अभी एंजेलो की पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल चुकी है। वैसे नीरो पूछता है कि जब अस्टेगा ने तुम्हें जाने दिया तो तुमने सिटी क्यों नहीं छोड़ी, जिस पर एंजेलो जवाब देता है कि मैं बस उस आइलैंड को जलता हुआ देखना चाहता था जिससे मैं खुश हो सकूं, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं रहा, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ।
मैंने सोचा था कि तुम्हारी फैमिली को खत्म करके मैं अपने जीने के लिए कुछ और मकसद ढूंढ लूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मेरी कोई इच्छा थी। ये सुनकर नीरो को गुस्सा आ जाता है और वो एंजेलो पर हमला कर देता है। नीरो कहता है कि आखिर तब तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। तो इस पर एंजेलो के भी आंसू निकल पड़ते हैं और वह कहने लगता है कि काश 7 साल पहले तुमने मुझे जान से मार दिया होता। अभी हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां नीरो एंजेलो पर गोली चला रहा था। एंजेलो को मारने से पहले उसके हाथ कांप गए और वो गोली एंजेलो को नहीं लग पाई। ये सुनते ही नीरो ने एंजेलो को छोड़ दिया था। सुबह होते ही वह लोग फिर से कार चलाना शुरू करते हैं और एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। वहां नीरो ने एंजेलो के हाथ खोल दिए जिससे कि वह खुद से खाना खा पाए, और बाद में यहां पर गाड़ी एंजेलो ही चलाता है। रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है तो वह रुक कर गाड़ी ठीक करते हैं और फिर से अपनी इस जर्नी पर आगे बढ़ते हैं। कुछ समय में फाइनली वह अपने लोकेशन पर पहुंच चुके थे। दोनों के ही सामने समुद्र था। वो वहां समुद्र के किनारे आते हैं और चलना शुरू करते हैं। अभी एंजेलो कह रहा था कि उसके पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा। वो कहता है कि तुम बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर मैंने तुम्हारी जान क्यों नहीं ली, तो इसका कारण बस यही है कि मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता था। अभी नीरो ये सुनकर वहीं रुक जाता है, लेकिन एंजेलो आगे बढ़ता रहता है। नीरो तुरंत अपने पास से अपनी गन निकालता है और एंजेलो की तरफ पॉइंट करता है। नीरो ने वहां पर ट्रिगर तो जरूर दबाया था, लेकिन आगे क्या हुआ ये हमें दिखाया नहीं गया। हम सीधा नीरो की कार पर आते हैं, जहां देखते हैं कि नीरो के चेहरे पर स्माइल थी और वह वापस लौट रहा होता है। उसकी जो बगल की सीट थी वहां बस एक जूस का कैन रखा हुआ था। दूसरी तरफ समुद्र की लहरों ने उन पैरों के निशानों को मिटा दिया था। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो और एनीमे पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं एक और कमाल की एनीमे सीरीज के साथ।